Right. Institute of Commerce and Maths. See? Let's book a free counseling session for it. की सेल होती है asset book, and the last part is congratulations guys, God bless you all for getting the great results. God bless you. Now move on to CA Inter. Work hard because in particularly CA Inter, remember. चलो बच्चा लोग, a very very good afternoon to all of you बेटा. भाई अभी ठीक है, थोड़ा सा मॉर्निंग बाकी है, 10 मिनट का मॉर्निंग बाकी है. उसके बाद आप लोग की लॉ क्लास जल्दी खत्म हो गई, इसलिए थोड़ा जल्दी शुरू करना पड़ा, वरना पूरा आफ्टरनून ही था. अच्छा भाई, अब ये सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, ये कहानी क्या है भाई, थोड़ा सा पहले बेसिक इंट्रोडक्शन. सबसे पहले तो बच्चे एक चीज दिमाग में रखो कि कॉस्टिंग बेसिक्स है क्या और ये सब्जेक्ट क्या है. देखो पहले थोड़ा सा आपको याद रखना है. पहली बात, ये पेपर ग्रुप 2 का है, 100 नंबर का पेपर है, एज एवरीवन नोज इट. इसमें कुछ खास कहानी नहीं भाई साहब, 100 नंबर का पूरा पेपर है, ग्रुप 2 का अपना पेपर है सारा का सारा. अब इस केस में जो आपको पहले फंडा समझ में आना चाहिए वो क्या, कि जो ग्रुप 2 का हमारा एग्जाम है ना, इसके अंदर ये एक हिसाब से ग्रुप 2 के लिए सेवियर है. सर सेवियर का फंडा आपको समझाता हूं. देखो यार, अपने को मालूम है जो ग्रुप 2 का पेपर है उसमें अपने पास 3 सब्जेक्ट हैं. जैसे ग्रुप 1 में अकाउंट्स है ना, तो सीए में बेसिकली आप कह सकते हो अकाउंट्स की छोटी बहन. और जैसा कि आपको पता है छोटी बहन बहुत क्यूट होती है, तो इसी तरीके से ये बहुत क्यूट है, याद रखना. कुछ लोग बोलेंगे भैया सर हमारी छोटी बहन तो हमसे लड़ती है, लड़ाकी बड़ी है. कोई बात नहीं, ये भी लड़ेगी कभी कभी. क्यों? कभी कोई अच्छा समय आएगा तो लड़ाई भी करेगी भाई, याद रखना. तो ये बेसिकली अकाउंट्स की छोटी बहन है. इसको मैं हमेशा कहता हूं सीएमएस वर्ड, अकाउंट्स की छोटी बहन. अब बेसिकली भाई थोड़ा सा लिखना शुरू करेंगे. और प्लीज एक ना बच्चों को बड़ी बीमारी है, अकाउंट्स का रजिस्टर और सीएमए का रजिस्टर एक ही लगा लेते हैं. ये काम मत करना भाई, रजिस्टर सेपरेट होना चाहिए. और इसका पहले थोड़ा सिलेबस लिखना शुरू करें कि इसके सिलेबस में क्या है और उसकी चैप्टर की वेटेज कितनी है. सिलेबस में क्या है और चैप्टर की वेटेज कितनी है. अब आप देखो, लिखो पहले सारे बच्चे. भाई सबसे पहले ना हमारा जो फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का, जिसकी वेटेज है 10 से 15 नंबर. यस बच्चा, 10 से 15 नंबर. इसमें जो पहला पार्ट है दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ये सारा का सारा थ्योरी पार्ट है, ये सारा थ्योरी पार्ट है. अब जैसे आप लोग +1 में अकाउंट्स करते हो, और अकाउंट्स करते वक्त आपको याद होगा भाई, हम लोग वहां पर पहले थ्योरी सीखते थे, हमें सिखाया जाता था पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल. मैं इसका बार बार कंपैरिजन अकाउंट के साथ करूंगा ताकि थोड़ा तुम्हें समझ में आए कि ये अकाउंट्स की छोटी बहन कैसे है. अच्छा, फिर हमें अकाउंटिंग टर्म सिखाई जाती थी. अगर आप बच्चे याद करेंगे भाई साहब, हमें क्या सिखाई जाती है, अकाउंटिंग टर्म्स, उसकी डेफिनेशंस. तो सेम गोज लाइक दिस. बेसिकली ये क्या है, ये एक तरह से पहले थ्योरी पार्ट आएगा. अच्छा, अब सर ये थ्योरी जो है हमें कहां से करनी चाहिए, मुद्दा ये है भाई, याद रखना ये थ्योरी पूरी की पूरी आईसीए मॉड्यूल से करनी है, बाहर से कहीं से नहीं करनी, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा उनको आईसीए का लैंग्वेज चाहिए होता है इसके अंदर थ्योरी पार्ट में. अच्छा, फिर सर सेकंड फैक्शन, ये सेकंड पार्ट क्या है भाई, ये सेकंड पार्ट है कॉस्ट शीट. यही हमारा आज का चैप्टर है. ये कह लो ये आपका कॉस्ट का बेसिक है, ये कॉस्ट का बेसिक है. अच्छा सर, सारे बच्चे मुझे बताओ, जब हम बचपन में +1 में अकाउंट शुरू करते हैं, हमारा पहला चैप्टर क्या था, जर्नल. नहीं थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल का पहला चैप्टर जर्नल. जर्नल के ऊपर ही सारे चैप्टर बेस्ड होते थे, राइट. जिसको आता है जर्नल वो बन गया अकाउंट्स का कर्नल. सिंपल सी बात है, थोड़ा सड़ा सा था बट बन गया कुछ ना कुछ, ठीक है, स्पॉन्टेनियस ऐसे ही बनता है. तो भैया याद रखो, भैया जिसको जर्नल आता है उसी को अकाउंट्स आती है. हम लोग जर्नल के बेस पर ही सारे अकाउंट्स करते थे. सीएमए का एक ही फंडा दिमाग में रखना, जिसको कॉस्ट शीट आती है उसको सीएमए आता है. हमारा आज का पहला चैप्टर यही है, समझ रहे हो सारे बच्चे भैया.
तो सिलेबस का पहला पार्ट, अच्छा सर इसका क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, ज्यादा नहीं 10 नंबर ही ओनली, यू कैन सी 10 मार्क्स ओनली। तो भैया 10 नंबर का इसका सिलेबस है, 10 नंबर का एवरेज इसका क्वेश्चन। मैं भी आपको एक टेबल दिखाऊंगा, आप देखोगे टेबल में 10 नंबर का इसका एवरेज पेपर में हर क्वेश्चन आया होता है, एवरी टाइम कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आता है। फिर हमारे पास आता है एक सेकंड सेक्शन। देखो मैं सिलेबस को ना कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूं, मेरी बुक भी ऐसे ही डिवाइडेड है सारी की सारी। भैया सेकंड सेक्शन क्या है? सेकंड सेक्शन है असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें कुल मिला के 6 टॉपिक्स हैं। इस सेक्शन को मैं नाम देता हूं एमएलओ सेक्शन, प्यार से मैं इसको कहता हूं एमएलओ। मैं क्लास में कई बार आपको नाम दूंगा बेटा एमएलओ। नो व्हाट इज एमएलओ? मैं आपको बताता हूं भैया। एम का मतलब हो गया मटेरियल, इसके अंदर सीधा सीधा बच्चा आपके पास मटेरियल, मटेरियल बेसिकली आपके पास आता है, ठीक है। फिर आता है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब हो गया लेबर, एल समझ रहे हो? एल किसका? एम्प्लॉय मतलब लेबर, ठीक है। और इसके अंदर आता है फिर ओवरहेड्स। ओवरहेड से क्या मैं टर्म यूज कर रहा हूं? ओ। सर ये 3 चैप्टर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, इस सेक्शन के सबसे ज्यादा रेलेवेंट टॉपिक्स है एमएलओ। एमएलओ इज बेसिकली, बेटा लिखते जाना सारे बच्चे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं भाई, एमएलओ के अलावा इसके बाद इसमें एक टॉपिक है एबीसी। एबीसी इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और उसके साथ ही एक टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल डेटा। भाई याद रखना, ये टॉपिक सारे के सारे अप्रोक्सीमेटली इनकी वेटेज है इस सेक्शन की 35 से लेकर 40 नंबर। आपको पहले वेटेज पता होनी चाहिए ना। अब सर एक बात बताओ, इसमें प्रैक्टिकल कौन कौन सा है? लो भैया सुन लो, ये प्रैक्टिकल है। सीएमए के अंदर बेटा आपको बता देता हूं 90% पेपर प्रैक्टिकल, 95% पेपर प्रैक्टिकल है, इसमें थ्योरी नहीं है, ठीक है। बहुत ही नाम मात्र थ्योरी। थ्योरी कौन सी थी? जो इंट्रोडक्शन वाला हमने सीखा था स्टार्टिंग वाला, वो ये थ्योरी बस खाली। बाकी बेटा इसमें प्रैक्टिकल, एम्प्लॉय प्रैक्टिकल, ओवरहेड्स प्रैक्टिकल, एबीसी प्रैक्टिकल, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेटा ये क्या है? प्रैक्टिकल। सर ये क्या है? इसका नाम नहीं ले रहे आप, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटा ये चिंटू भैया है हमारे। क्यों? देखो जैसे आपको पता है, हमारे घर पे जो सबसे छोटा बच्चा होता है, या तो उसको बड़ा प्यार मिलता है, इसको कोई नहीं पूछता, दोनों में से एक काम होता है। उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? चिंटू। तो इसको प्यार नहीं मिला बेचारे को, मतलब कि ज्यादा कभी पूछा ही नहीं गया आज तक। ज्यादा क्या, कभी नहीं पूछा गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये बेचारा बहुत इग्नोर्ड बच्चा है। मैं नाजायज बच्चा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं इग्नोर्ड बच्चा है। याद रखना, थोड़ा गलत मत समझना भैया, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो चिंटू भैया ये हमारे, तो पूछा नहीं जाता ये ज्यादा। फिर भी सिलेबस का पार्ट है, हम इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे, राइट। क्या सेकंड सेक्शन नोट हो गया? तुम्हारे 35 से 40 नंबर आ गए भैया। इसके बाद आता है थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन 20 से 25 नंबर का। लो भैया, सुपर धासु सेक्शन। सुपर धासु सेक्शन है ये। इस सेक्शन को हम कहते हैं सारे कॉस्टिंग के मेथड इसी सेक्शन में सिखाए गए हैं। अब जैसे जॉब कॉस्टिंग, अच्छा अभी ना खाली लिखते जाना, इस सेक्शन को हम लोग सिंगल आउटपुट या यूनिट कॉस्टिंग भी बोलते हैं। तो भाई साहब इसमें आता है जॉब कॉस्टिंग, इसमें आता है बैच कॉस्टिंग, इसमें आता है प्रोसेस या ऑपरेशन कॉस्टिंग, इसके अंदर आता है सर्विस सेक्टर की कॉस्टिंग। तो भाई ये जो सारे के सारा सेक्शन है, ये अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 नंबर का। और मैं आपको एक बात बताता हूं भैया, ये श्योर शॉर्ट सेक्शन है। श्योर शॉर्ट मतलब इसमें से पेपर में से क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। तो बहुत ही शानदार सेक्शन है भैया, याद रखना, और बहुत ही श्योर शॉर्ट सेक्शन है, क्योंकि इसी के अंदर आप सीखते हैं हर चीज। अच्छा एक चीज और, ये सेक्शन क्या है? अब ये सेक्शन जो है उस बच्चे को नहीं आएगा जिसको कॉस्ट शीट नहीं आती। एक एग्जांपल देता हूं, मैं बार बार अकाउंट से रिलेट करूंगा। हमने एक चैप्टर करा होता है बेटा, बचपन में कभी सुना होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर एग्जांपल, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मुझे बताओ अगर जर्नल नहीं आएगा तो मैं वो चैप्टर आएगा? नहीं ना आएगा। ये वैसा ही है। अच्छा बिल्स ऑफ एक्सचेंज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, rectification of errors very important topic, but without journal it is nil. Same goes like this, cost sheet very important topic, but without cost sheet this particular whole topic is nil. तो याद रखना भाई,
ये टॉपिक जो है सारा का सारा कॉस्ट शीट पे बेस्ड है, तो चाहो तो लिख सकते हो इट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट आनी इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, फिर चौथा सेक्शन, कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस। सर जी ये कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस क्या है भाई? इसको मैं बोलता हूं एसएमबी सेक्शन। क्या नाम देता हूं? एसएमबी सेक्शन। अब बच्चा बोलेगा सर एक बात बताओ, ये एसएमबी बेसिकली क्या है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ये भी आपके पास ये सुपर डुपर ढासू है। क्यों? ये भी पेपर में आना ही आना है, आना ही आना है। इसमें एक टॉपिक का नाम है आपके पास कि आप इसमें चेक करोगे भाई, एक आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक आता है मार्जिनल कॉस्टिंग, एक आता है बजटरी कंट्रोल, ठीक है। तो भाई इसके अंदर ये टॉपिक आना ही आना है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, याद रखेंगे बेटा, ठीक है। तो हम कुछ भी कह सकते हैं बेटा, इसका हम नाम क्या रख सकते हैं? सुपर मिस्चीवियस बंच। मतलब भाई ये बड़ा ही ना बच्चों को छेड़छाड़ करने वाला टॉपिक है। छेड़छाड़ समझते हो भैया? अगर इसको अच्छे से नहीं करा तो मैं छेड़ के निकल जाएगा ये। तो बहुत ही छेड़छाड़ करने वाला टॉपिक है बच्चा, याद रखना। एसएमबी बहुत ही शानदार टॉपिक है, सुपर मिस्चीवियस बंच बोलते हैं इसको हम लोग। एवरीबडी इज अनक्लियर? लो भैया, तो मतलब सर आप मुझे बताइए सिलेबस इतना ही है? हाँ बेटा सिलेबस इतना ही है, थोड़ा सा सिलेबस है, ठीक है, याद रखना भाई साहब। अब मैं ऑनेस्टली बताऊं, कॉस्टिंग का सिलेबस ना एक्चुअली में ना अकाउंट्स के कंपैरेटिवली काफी कम है, काफी कम है। उसका रीजन क्या है? अकाउंट्स में आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको पढ़ने में टाइम लगता है, समझने में वक्त लगता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब बताओ मैंने छोटी बहन क्यों बोला इसको? क्योंकि क्यूट है, सिलेबस कम है, तभी इसको छोटी बहन बोलता हूं मैं। और इसके स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, इसके अंदर 60+ लाना बहुत आसान होता है। अच्छा, और सुनो, ये टेबल नोट नहीं करना आपने, ये थोड़ा मैंने एक एनालिसिस टेबल बनाया। जैसे मैंने आपको बताया भैया कि जो थ्योरी पार्ट है हमारा, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट है ना, उसकी मैंने एक एवरेज निकाली है 2018 से लेके 2024 तक। बेटा इसकी एवरेज निकाली मैंने कि भैया अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 नंबर का आया हुआ पेपर में। अब ये मान के चल सकते हो थ्योरी पार्ट। मटेरियल का जो टॉपिक है भाई, अगर आप नोटिस करते हो जो एमएलओ में मटेरियल था, आप देखोगे एवरेज निकाली अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर का पेपर में आया हुआ। अच्छा, कई बार पता नहीं इनको क्या होता है, खुंदक मस्ती एक टॉपिक के पीछे, देखो एक बार 17.5 नंबर का आया, बड़ी पहले 2018 में। मतलब ऐसा थोड़ा नोटिस रखना कि कई बार इनका दिमाग खराब हो जाता है। इंप्लॉई लेबर वाला खर्चा, लेबर वाला जो टॉपिक है, आप देखोगे एवरेज भैया वो तकरीबन 8 नंबर के आसपास। मैंने एक एवरेज आपको एनालिसिस चार्ट दे दिया कि आपको ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी। इसी तरीके से जैसे ओवरहेड्स था, ओवरहेड्स आपको याद करना है बेटा, अप्रोक्सीमेटली 6 नंबर की एवरेज है, कभी 10, कभी 5, कभी 10, कभी 5। अच्छा, कभी आया ही नहीं। कभी आप देखोगे जैसे यहां पर आप देखो ये ब्लैंक है, ये देखो ये ब्लैंक है, ये देखो ब्लैंक है, मतलब ये पेपर में आया ही नहीं, इसलिए इसकी एवरेज निकाली। अब जैसे ये देखो एबीसी कॉस्टिंग, ये एवरेज देखो 10 नंबर चली रही है हर पेपर में। कॉस्ट शीट हमारा आज का टॉपिक, ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं आया। देख रहे हो भाई, वो कहता है तेरे को अगर बेस नहीं ना आता तो तेरे पे थू है। इसलिए भैया पहले कॉस्ट शीट अच्छे से सीखनी है। दैट इज द फर्स्ट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग को कॉस्ट शीट अच्छे से सीखनी है। जिसको बेस नहीं आता उसको कुछ नहीं आता, याद रखना। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एवरेज अप्रोक्सीमेटली 6 नंबर। यूनिट बैच कॉस्टिंग, अब देखो कभी कभी नहीं भी आया तो भैया ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3 नंबर की एवरेज। अगर आप देखोगे जॉब वगैरह कॉस्टिंग, भैया याद रखो ये अप्रोक्सीमेटली 7 नंबर की। प्रोसेस कॉस्टिंग, ये देखो मैंने जो बोला था सुपर दासू, ये देखो हर बार आया, ठीक है।
अच्छा, जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ये प्रोसेस कॉस्टिंग का ही पार्ट होता है भाई। अप्रोक्सीमेट एवरेज 5 नंबर। ये टेबल आप चिंता मत करना, ये मैं ना आप लोगों को बुक्स में दे दूंगा ताकि बच्चे को एनालिसिस करने में टाइम ना लगे, दिक्कत ना हो। सर्विस कॉस्टिंग एक बार छोड़ दो बाकी हर बार आया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हर बार आया, याद है? सुपर मिसीवियस बंच हर बार आया, ये देखो एवरी टाइम इट इज अपेयरिंग इन द एग्जाम। फिर ये देखो मार्जिनल कॉस्टिंग हर बार आया। बजटरी कंट्रोल हर बार आया। मैंने क्या बोला था? सुपर मिसीवियस बंच। ये एक ऐसा टॉपिक है भैया जो आपके पास आता ही आता। पिछले सालों की हिस्ट्री निकाल के देख लो, कोई पेपर ऐसा नहीं इसमें टॉपिक नहीं आया हुआ, चाहे 5 का चाहे 10 का आया हुआ है। अच्छा, कई बार खुंदक चढ़ी, देखो 25 नंबर का टॉपिक आ गया। कोविड के बाद वाला पेपर था ना बेटा ये, ठीक है? उनको टीका लगा था नया नया मार्जिनल कॉस्टिंग का, सीधा 25 नंबर का टॉपिक डाल दिया। बच्चों ये कहानी समझ में आ रही है? शाबाश। अब सुनो भैया, अब सीएमए के अंदर आपको 2 तरह की पुस्तक मिलेंगी। एक भैया आपको बता देता हूं, जो पुस्तक आपको मेरी तरफ से मिलेगी, एक ये वाली बुक होगी, ठीक है? इसमें आपके पास एमसीक्यूज वगैरह सारे साथ में होंगे, और एक ये वाली बुक होगी जिसमें सारे फॉर्मूलाज होंगे। याद रखना, होता क्या है कि सीएमए कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज। तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी क्लास में तो आपको क्लास नोट्स में फॉर्मूला देने ही है, बट मैंने क्या करा, बच्चों के लिए ना मैंने सारा का सारा फॉर्मूला एक साथ कर दिए। जैसे मैंने आपको एएस की चार्ट बुक बताई थी, जो मैं आप लोग को रिवाइज कराऊंगा जब सिलेबस खत्म हो जाता है एग्जाम्स के पहले पहले। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि भैया ऐसी एएस की चार्ट बुक है जो मैं बच्चों को देने वाला हूं, ठीक है? इसमें क्या होगा, 2-2 पेज में एएस खत्म। ये देखो ऐसे ऐसे ही बेटा मैंने सीएमए की क्या करी हुई है, फॉर्मूला बुक बनाई हुई है, ठीक है? तो सारे बच्चे याद रखना, ऐसे ही बच्चा मैंने फॉर्मूला बुक बनाई हुई है। इसमें क्या, ये सारी कलर्ड फॉर्मूला बुक होती है और इसके अंदर सारे सीएमए के फॉर्मूलाज एक साथ होते हैं। ये मैं आपको कब कराऊंगा, जब सिलेबस खत्म होता है, तो उसके बाद बच्चों को मैं वन शॉट रिवीजन कराता हूं। तो वन शॉट रिवीजन जो होती है वो इसके अंदर होती है। ये अभी नहीं होगी, ये कब होगी, जब मान लो एग्जाम में 2 महीने रह गए तब। अभी कराऊंगा तो ढक्कन मान लो सिलेबस खत्म हो गया, फिर तुम भूल जाओगे, राइट? तो रिवीजन का फायदा कब है, एग्जाम्स के पास पास। अच्छा जी, अब मेरे भाई देखो, ये जैन 25 वालों की एग्जाम्शंस हैं सीएमए के अंदर। अब मेरे को भैया जो सितंबर वाले हैं या जो जैन 26 वाले हैं, अगला नाम मैं हो सकता अगले बैच में तुम्हारा ले रहा हूं। याद रखना, वाव नहीं, करके दिखाओ। खाली वाव बोलने से कुछ नहीं होगा, करके भी दिखाना हम लोगों ने। तो आप देख सकते हो एग्जाम्शंस जो हैं कितनी अच्छे अच्छे मार्क्स से आ रही है। मतलब सीएमए इज वेरी वेरी स्कोरिंग। याद रखना, इट इज एक्चुअली वेरी स्कोरिंग बेटा। थोड़ा एफर्ट लगाओगे तो बहुत आराम से, यू कैन सी पीपल आर रीचिंग 80 ऑल्सो, राइट? तो 60 तो बेटा एवरेज है, 80 तक बच्चे पहुंच रहे हैं। अब इसमें चेक कर सकते हो। ओके, अब भाई हमारा आईसीआई क्या मॉड्यूल प्रस्तुत करता है? जैसे मैंने आपको बताया बेटा, एडवांस अकाउंट्स के 3 मॉड्यूल होते हैं, सीएमए के 2 होते हैं, ठीक है? नहीं आईसीआई के आईसीआई के बच्चा हमारे पास एडवांस अकाउंट्स के 3 थे, भूल गए बेटा? अच्छा, बहुत देर हो गई ना सिलेबस खत्म हुए। रुको बच्चा, हमारे सीएमए के अंदर याद रखना, हमारे पास बहन यहां पर ना 2 मॉड्यूल आईसीआई देगा आपको। मॉड्यूल 1 में आपके पास ये कुल मिला के 7 टॉपिक हैं, 7 चैप्टर्स। इसमें से ये वाला टॉपिक थ्योरी का है, बाकी आपको याद होगा एमएलओ, एबीसी, कॉस्ट शीट। अच्छा, अब आईसीआई इतना गुरु है ना हमारा, बेसिक चैप्टर 6 नंबर पे दिया है। मान लो एक जो बेचारा शरीफ आदमी पढ़ना शुरू करे, वो पढ़ना यहां से शुरू कर देगा। बच्चे कहते हैं ना सेल्फ स्टडी, आए नहीं वो, हाँ वो मे वाले हैं। तो भैया अगर बच्चे को ना पता हो, बच्चा क्या कर रहा होगा बेटा, पहले ट्रायल बैलेंस बना रहा होगा, बाद में जनरल जाएगा। समझ रहे हो? तो आईसीआई इतना गुरु है, 6ठा चैप्टर। एक्चुअली मेरे को इसलिए बताना पड़ रहा है, जब मैं कराऊंगा, मैं आईसीआई की बुक साथ में खुलवाऊंगा, बच्चा मुझे बोलता है सर आपने तो 6ठे चैप्टर से शुरू कर दिया। कोई ढक्कन, उसका छक्का हमारा पक्का है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब उसका छक्का है बट हमारा पक्का है। हमारा पहला चैप्टर यही होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है जी, ये बात याद रखना। तो ये सब सवाल मत करना भाई, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा बीमारी है कि सर ये 6ठे से शुरू कर दिया। अच्छा, दूसरा मॉड्यूल में भैया अगर आप नोटिस करोगे, हमारे
टोटल मिला के 15 चैप्टर हमारे सिलेबस में हो गए। तो 15 चैप्टर जो है हमारी बुक में है। अब मैंने अपनी बुक में, जो आपको मैं बुक दे रहा हूं, मैंने उसमें खाली ये चैप्टर नहीं डाला, बिकॉज ये चैप्टर आपने आईसीए बुक से करना है। तो मेरी किताब में आपको 14 चैप्टर मिलेंगे। इज दिस क्लियर? क्योंकि ये पूरा थ्योरी है, ये पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है, याद रखना। अच्छा जी, तो भाई अब एक चीज और, बिफोर वी प्रोसीड टू द सीएमए पार्ट, पेपर पैटर्न क्या है, आइए लिखें थोड़ा सा कि व्हाट इज द पेपर पैटर्न ऑफ सीएमए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भैया पेपर पैटर्न क्या है हमारे इंटर में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। हम ऐसे पढ़ना कभी नहीं शुरू करेंगे, हम पहले पेपर पैटर्न से बात करेंगे। भाई साहब पेपर पैटर्न जो है, याद रखना, 2 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सेक्शन 1 बिल्कुल अकाउंट्स जैसा है, ये एमसीक्यू सेक्शन होगा प्लस केस स्टडी। इसमें क्या है भाई, 15 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, 15 क्वेश्चन भैया 2 मार्क्स ईच। और जैसा कि आपको ज्ञान है, सबने एडवांस अकाउंट का सुना हुआ है भैया, ये वाला सेक्शन कंपलसरी है। तुम कुछ भी कर लो भाई, ये सेक्शन तुम्हारे लिए कंपलसरी है, ये करना ही करना है। फिर हम आता है सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 बेटा उसको हम 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे फर्दर ऑन। जो पहला पार्ट होगा, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, वो कंपलसरी क्वेश्चन होगा। मैं भी आपको पेपर भी दिखाता हूं, ठीक है, वो होगा 14 नंबर का, 14 मार्क्स का। डन। फिर जो पार्ट 2 होगा, उसमें आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन में से आपने 4 करने हैं, 4 टू बी डन। बड़ा समझ गए? इसमें आपने 4 करने हैं। अब 4 करने हैं, वो 14 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा विद सब पार्ट्स। याद रखेंगे, 14 नंबर के बड़े क्वेश्चन ना होके कई बार सब पार्ट्स आते हैं। और वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, सीएमए के अंदर स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन सब पार्ट होते हैं। इसमें ना 14 नंबर के बड़े, जैसे अकाउंट्स में आ गया, मैं आपको सुबह बता रहा था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बड़ा वाला क्वेश्चन आ गया 14 नंबर का, तो भैया यहां पर ऐसा थोड़ा कम होता है। मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा अभी। इसमें मैक्सिमम क्या होता है कि आपके पास सब पार्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आप देखोगे पेपर पैटर्न इज एब्सोल्युटली सेम एज अकाउंट्स, नो चेंज। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार पेपर का लुक मारे कि हमारा जो पेपर है देखने में कैसा लगता है सीएमए का। ये देखो बेटा, अब ये मैं पहले आपके लिए लेकर आ रहा हूं सीएमए का पेपर, ठीक है। थोड़ा सा जो एमसीक्यू वाला पार्ट होता है, और मैंने आपको सुबह बोला, फिर बोलता हूं, एमसीक्यू वाला पार्ट आता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, याद रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। बट इसमें हम लोग जय माता दी नहीं करेंगे, अपने दिमाग से लगाएंगे, और इसके सेट्स होते हैं। कल को हम वो चीटिंग वाला जो ऑप्शन है वो भी नहीं लगा सकते, ठीक है जी। ये देखो, ये पेपर हमारा Jan 25 का पेपर है भाई। पहला 2 नंबर का एमसीक्यू आ गया, दूसरा 2 नंबर का एमसीक्यू आ गया, तीसरा 2 नंबर का एमसीक्यू आ गया, ठीक है। ये देखो, चौथा 2 नंबर का एमसीक्यू, फिर इसके बाद पांचवा 2 नंबर का एमसीक्यू, फिर एक छोटा केस स्टडी बनाया। केस स्टडी भाई ये बनाने के बाद अब देखोगे इसमें 6 से लेके 10 क्वेश्चन एमसीक्यू डाल दिए केस स्टडी के ऊपर। तो आप देखोगे इंटायरली बेस्ड ऑन नंबर्स, आप देख रहे हो थ्योरी नाम मात्र है, इंटायरली बेस्ड ऑन नंबर्स। अब देखो ये सारा सम्स ही है इसके अंदर, ये सारा का सारा। अब ये 15 क्वेश्चन होंगे, और 15 क्वेश्चन भाई साहब आपके पास क्या होंगे, सारे के सारे थ्योरी के। अच्छा, फिर अगर आप देखोगे पार्ट 2 आ गया हमारे पास। अब पार्ट 2 में क्या है, एक फर्स्ट पार्ट बड़ा वाला क्वेश्चन आया, बड़ा वाला क्वेश्चन बच्चा आपके पास आया। अब देखो उसको ब्रेकेज कैसे करी, अब देखो सी में स्कोरिंग क्यों है समझो, ब्रेक कैसे करी। इसके 3 नंबर एक क्वेश्चन के, ये भी दिया होता है, इसके 2 नंबर, क्योंकि हर एक का आंसर सेपरेट है, तभी सीए में स्कोरिंग बन जाता है। ये देखो, फिर जैसे ये सेक्शन बी आया, सेक्शन बी का सम दिया, 3 नंबर 2 नंबर, समझ रहे हो भाई साहब। सेक्शन सी आ गया, 2 नंबर 2 नंबर।
अब समझो बेटा, 5 5 10 और 4 14, 14 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। फिर आपके पास एक सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 आया 9 नंबर का। 9 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, अब देखो, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, आपको कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी, मतलब किसका क्वेश्चन आ गया, ये कॉस्ट शीट का। समझ गए सारे बच्चे, जो मैंने आज अभी आपको शुरू करना है, ठीक है। 5 नंबर का आपके पास क्वेश्चन आया छोटा वाला, ये आपको नहीं पता होगा, लेबर चैप्टर का क्वेश्चन है, बता देता हूं बाद में। 9 5 14, ये देखो, अब यहां पर उसने क्या करा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, उसने 2-2 नंबर के बेटा आपको क्वेश्चन के पॉइंट्स दिए, 8 नंबर। अब 2-2 नंबर कैसे डिवाइड करा, ये देखो। अब जैसे आपको क्या बोला है, एक ये वाला अकाउंट बनाना है, एक ये बनाना है, एक ये बनाना है, एक ये बनाना है, इसके 2-2 नंबर। समझ रहे हो कैसे डिवाइड कर रहा है वो, ऐसे 2-2 मार्क्स डिवाइड कर रहा है। अच्छा, ये देखो 6 नंबर का क्वेश्चन, मतलब आप देखो कोई 14 नंबर का बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्योंकि बनता नहीं है नॉर्मली। नॉर्मली कॉस्ट का भी जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है ना, जो बड़े वाला, वो 9 या 10 नंबर का बन जाता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहां पर अकाउंट जैसा सीन नहीं कि 14 नंबर का बड़ा। अब देखो, देयर इज नो बिग क्वेश्चन ऑफ 14 मार्क्स, सब पार्ट से। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद द पेपर पैटर्न एंड एवरीथिंग, ठीक है भाई। अब ना सारे बच्चे इस चीज पे ध्यान दो कि हमारे को जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना, मैं आपको फिर से बता रहा हूं भाई, जो इंस्ट्रक्शंस होती है सीएमए के अंदर, बिल्कुल अकाउंट्स जैसी है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बच्चा जिसने जनवरी 25 में पेपर दिया, अभी उसने क्या करा, एमसीक्यू के आंसर ओएमआर में ना लिखकर डिस्क्रिप्टिव में लिख दिए। याद रखना भाई, ये पेपर में अच्छे से पढ़कर आना। ये सेम चीज अकाउंट्स में वैलिड है, ये सेम चीज सीएमए के अंदर वैलिड है। ये देखो भैया, 17 जनवरी 2025 का पेपर है, और याद रखना एमसीक्यू कहां पे आंसर करने हैं, ओएमआर शीट पे, डिस्क्रिप्टिव में नहीं करने। इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये गलती मत करना, बट ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर लें, राइट? चलिए, निकालो भैया अपनी अपनी कॉपी, और लिखो। पहले हेडिंग लिखो भाई, हेडिंग है बच्चा कॉस्ट। अब बच्चा बोलेगा सर एक बात बताओ कॉस्ट का, बेटा इसको साथ साथ नोट करना है, इजी पार्ट है ये भाई। बच्चा बोलेगा सर एक बात बताओ, ये कॉस्ट का क्या सीन है? कॉस्ट तो हम लोग को पता ही है डेफिनेशन क्या होती है, एवरीवन नोज व्हाट इज कॉस्ट। बट नहीं भाई, थोड़ा सा डेफिनेशन करना है अपने को, कॉस्ट। सो प्लीज राइट डाउन, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स, cost is the amount of resource given up in exchange of some goods or services, given up in exchange of some goods or services, full stop. It can be expressed as noun as well as verb. सर ये तो इंग्लिश करा रहे हो? नहीं बेटा, बताता हूं। आप लोग को नाउन पता होगा बचपन में क्या होता है, ठीक है। नाउन क्या होता है बेटा, जरा बताना। एनीवन, व्हाट इज नाउन? यस, नेम प्लेस एनिमल थिंग। बचपन में खेली गेम। वर्ब क्या होता है? वर्ब, वर्ब इज एक्शन, एक्शन, ओके। एज अ नाउन इट कैन बी डिफाइंड एज, लिखो लिखो बेटा, एज अ नाउन it can be defined as the amount of expenditure, it can be defined as the amount of expenditure actual, ब्रैकेट में लिखना, actual or notional, it can be defined as amount of expenditure actual or notional incurred on
incurred on or attributable to a specified article, incurred on or attributable to a specified article, comma, product or activity. Product or activity. Full stop. Paragraph change. As a verb, it can be as an action to ascertain the cost of specified thing or activity. To ascertain the cost of specified thing or activity. अब सर एक बात बताओ, ये कहानी क्या है सारी की सारी, ये आप क्या कहना चाहते हो? अच्छा बच्चा, ये नोटेड है? पहले एक स्टोरी सुनो बेटा, ये कहानी है क्या? देखो बच्चा, कॉस्ट क्या होती है? अब कॉस्ट को वो कहता है भाई, कॉस्ट ना एक तरह से नाउन भी है और कॉस्ट वर्ब भी है। अब मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे भैया चिंटू भैया है, फॉर एग्जाम्पल भैया प्यारे से, इन्होंने एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी है। अब देखो कॉस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, समझो। फैक्ट्री किस चीज की? मान लो ये कुछ क्लोथ्स वगैरह मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, कपड़ा बनाना चाहते हैं। अच्छा, फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए आपको पता है 3 चीजें सबसे पहले मेन होंगी। कपड़ा बनाने के लिए उसको चाहिए भैया एक जगह, ठीक है? क्या चाहिए उसको? जगह। मान लो जगह उसने ले ली किराए पे, रेंट। क्या रेंट उसका कॉस्ट है जो पे करेगा? यस। फिर इसको क्या चाहिए? उसको चाहिए मटेरियल, और साथ में उसके लिए क्या चाहिए होगा बेटा? लेबर। तो क्या इनको जो पे करेगा ये उसका खर्चा है? यस, ये भी उसकी कॉस्ट है। अच्छा, फिर इसके अलावा छोटे मोटे और खर्चे होते हैं जिसको हम कहते हैं ओवरहेड्स, ठीक है? छोटे मोटे और खर्चे होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये उसकी कॉस्ट है? हाँ जी। सपोज कर लो वो भाई साहब ने ना शर्ट्स बनानी है, सपोज कर लो वो शर्ट्स बना रहे हैं। अब अगर मान लो वो वहां पर 10,000 शर्ट बनाता है और एक साल में जब उसने टोटल अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करी इन सब की, तो भाई वो मान लो कहता है मुझे ₹1,00,000 पड़ गया। मुझे कितना खर्चा पड़ गया? ₹1,00,000। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप एक बिजनेस करते हो तो आप हमेशा अपना सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करते हो? आपको पता है सेलिंग प्राइस इज बेस्ड ऑन कॉस्ट। अगर आपको कॉस्ट नहीं पता तो आपको सेलिंग प्राइस नहीं पता होती। तो कॉस्ट इज वेरी इसेंशियल। तो अगर मैं बोलता हूं कॉस्ट पर शर्ट, अगर सपोज चिंटू भैया कॉस्ट पर शर्ट निकालना चाहते हैं तो वो ₹1,00,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? फॉर ए चेंज ₹10 की एक शर्ट। मतलब ये मैं बात कर रहा हूं 1950 की, ठीक है? इमेजिनरी। आजकल तो बड़ा ₹10 में शर्ट देखने को ना मिले। तो भाई साहब सपोज कर लीजिए ₹10 की एक शर्ट। अब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने अगर सेलिंग प्राइस फिक्स करना है तो वो इसी में प्रॉफिट ऐड करेंगे। मान लो इसमें ₹2 का प्रॉफिट ऐड करा, उनका सेलिंग प्राइस फिक्स्ड हो गया। सो कहने का मतलब कॉस्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट। जब तक आप कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करोगे तब तक आपको प्रॉफिट का नहीं पता लगेगा, और आप प्रॉफिट नहीं ऐड करोगे तो भैया सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन करोगे? सो दैट इज व्हाई द वर्ड कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आपको ये चीज शायद पता होगी कि कॉस्टिंग जो है, आपको ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट यही सिखाएगा, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट, ठीक है? अब जो कॉस्ट होती है उसको हम कह सकते हैं भैया जो हमने किसी के एक्सचेंज में दिया, कोई गुड्स या सर्विसेज। सपोज कर लो मैंने आपको सर्विसेज दी, मैंने पढ़ाया, बच्चों ने डेमो देखी पहले, उसके बाद बच्चों ने मेरे से पढ़ा, ठीक है? पहले आजकल डेमो देखते ना, टीचर आ रहा है या डेमो, तो भैया याद रखना उसके बाद टीचर पढ़ा रहा है। आजकल बहुत अच्छा वर्ड चलता है। तो भैया उसके बाद सपोज थोड़ा दाना पानी, थोड़ा चाय पानी मैंने आपसे ले लिया, खर्चा खुर्चा, वो भी क्या बेटा, वो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं? वो कॉस्ट है। समझ लो सारे बच्चे? तो बेटा थोड़ा चाय पानी लेना होता ना बच्चों से, वो कॉस्ट हो गई। अच्छा,
उसके बाद बेटा कॉस्ट को हम लोग नाउन और वर्ब दोनों बोलते हैं। बच्चा बोलेगा सर ये कैसे? ध्यान से मेरी बात समझना यार, नाउन का मतलब क्या होता है? जो हमने खर्चा करा। अब वो खर्चा जो है वो किसी आर्टिकल के लिए कर सकते हो, जैसे मैंने शर्ट्स बनाई या प्रोडक्ट बनाया। सपोज कर लो भैया इनका दवाई का काम है, तो ये दवाई के अपने हिसाब से देखेंगे मेरे को कॉस्ट कितनी लग रही है। मान लो बेटा उनका कोई आयरन इंडस्ट्री है, तो वो आयरन का जो पोल बनाएंगे उसके लिए कॉस्ट कितनी है, तो ये उसके हिसाब से जो आपने खर्चा करा, ठीक है, किस आर्टिकल के लिए करा, किस आर्टिकल के लिए करा, उसके लिए नाउन है। और वर्ब क्या होता है? जब कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं तो वी आर डूइंग सम एक्शन। तो हम लोगों ने बेटा इस सब्जेक्ट में वो एक्शन ही करना है। हमने क्या करना है भैया? कॉस्ट को कैलकुलेट, कॉस्ट को असर्टन। तो हमने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमने वो एक्शन ही करना है, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉस्ट। एक्चुअली कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ नाउन ऑल्सो एंड इट इज वर्ब ऑल्सो। तो सिंपल सा फंडा याद रखना, व्हेन यू इनकर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर द कॉस्ट इज नाउन, एंड व्हेन यू कैलकुलेट इट दैट इज वर्ब। इज दिस क्लियर? ठीक है, अच्छा जी। अब भैया कॉस्टिंग क्या है? देखो कॉस्टिंग होता है एक टेक्निक या मेथड कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। अच्छा आप लोगों को मालूम है, जैसे बचपन में हमें सिखाया जाता है कि एक वर्ड होता है अकाउंटिंग और एक होता है अकाउंटेंसी, उसमें फर्क होता है, यू नो दिस, ठीक है। इसी तरीके से कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इन सब टर्म्स में फर्क है। तो मैं थोड़ा पहले बेसिक से आ रहा हूं, बिकॉज ये हमने सब्जेक्ट कभी नहीं करा हुआ बचपन में, याद रखो। थोड़ा बेसिक से चलेंगे कि भैया कॉस्टिंग जो है वो क्या होती है? टेक्निक और प्रोसेस। मतलब जो मैं आपको मेथड सिखाऊंगा कि हम लोग यहां पर कौन से मेथड से, जो मैं आपको फॉर्मेट सिखाऊंगा कौन से मेथड से, कौन से फॉर्मेट से हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग। याद रखेंगे। सो कॉस्टिंग इज बेसिकली टेक्निक एंड मेथड्स through which we calculate the cost. But now what is cost accounting? Cost accounting क्या है? देखो बेटा, now what is cost accounting? लिख लेंगे पहले। Cost accounting is defined as, cost accounting is defined as the process of accounting for cost, the process of accounting for cost which begins with the recording of income and expenditure, recording of income and expenditure, or the basis on which they are calculated, or the basis on which they are calculated and ends with the preparation of periodical statements, and ends with the preparation of periodical statements and reports for ascertaining and controlling cost. सर ये क्या अंग्रेजी मार दिया आपने भाई? सुनो, देखो बेटा, जो मैं आपको मेथड सिखाऊंगा सारे के सारे, जो फॉर्मेट सिखाऊंगा वो कॉस्टिंग होती है। बट जब उसको हमने रिकॉर्ड कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटी सी बात करूं, भाई मैंने उसके इनकम और खर्चों को रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा रिकॉर्ड तो कर लूंगा, तो ढक्कन पहले रिकॉर्ड करने के पहले कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेशन सिखाऊंगा, वो जो कैलकुलेशन सिखाता हूं जिसके थ्रू मैं सारी की सारी स्टेटमेंट्स तैयार करता हूं, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में बात करें, हाँ दुखीलाल, सिंपल वर्ड्स में बात करें, सिंपल भाषा में, जो हम लोग भाई साहब वहां पर क्या करेंगे, जो हम लोग सारा का सारा अपना स्टेटमेंट्स तैयार करेंगे, जो हम लोग अपना वहां पर सारा का सारा कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। बट जो हम लोग बेटा जिस मेथड से करेंगे उसे क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। बट रुको,
यहां पर एक स्टोरी और है, ये नोट हो गया बच्चों का, ठीक है। एक स्टोरी और है, एक टर्म होती कॉस्ट अकाउंटेंसी, अब ये अलग है। अब मेरे को एक बात बताना है भैया, आप लोगों को मालूम है, थोड़ा बचपन का आपने सुना हुआ एक कोर्स होता है दैट इज कॉल्ड एज सीएमए। डन, वेरी गुड बेटा, ठीक है। आप लोगों को मालूम है एक कोर्स होता है, एक होता है सीए, एक होता है सीएस, एक होता है सीएमए, सुना हुआ है? उसको बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। वो क्या करता है बंदा, वो ज्यादातर आपको शायद मालूम होगा, एक हमारी एक और इंस्टीट्यूट है, मैं आपको बताता हूं, एक मिनट इधर देखिए। नहीं बेटा, उसको अब ICMI बोलते हैं, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ, पुराने वाले को ICIWI बोलते थे, अब इसको रिसेंटली क्या इसका नाम रखा हुआ इन्होंने, ICMAI। अब आपको पता है ये भी बहुत शानदार कोर्स हो गया है। एक तो मजेदार आपको बात बताता हूं क्यों, कि भाई साहब इसमें क्या है, जितने लोगों से सीए नहीं ना होती वो इसमें आ जाते हैं। रीजन क्या है आपको बताता हूं, मैं कोई कोर्स प्रमोट नहीं कर रहा, इसका पास परसेंटेज बहुत हाई है, अराउंड 50 to 60%। ओहो, सीए छोड़ दे सर। अब सुनो, बट इसका फंडा ये है भाई, आपको बताता हूं, ये मैं यहां पर क्यों बता रहा हूं आपको, इसका रीजन ये है कि जो हमारा एक कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट है हमारे सीएमएस का सिलेबस में है, ये करते क्या है बेसिकली, जो आप लोग को मैं कॉस्टिंग की टेक्निक सिखाता हूं वो यहां सिखाते हैं, सिलेबस काफी मिलता जुलता है इसका भी। उसको जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर अप्लाई करते हो ना, उसको हम कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं। उसको यूज करना, उस टेक्निक को, मेथड को प्रैक्टिकली सीखने के बाद अप्लाई करना। अब ये बेसिकली ये बंदे करते क्या हैं, इनको जॉब मिलती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, ये वहां पर कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है इंडस्ट्री जैसे रिलायंस हो गया, बिरला हो गई, ऐसे लोग सीए में रखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज। अब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों रखती है, बिकॉज इनके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। इनका बेसिक पर्पस क्या होता है, हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट, कॉस्ट को बचाया कैसे जाए। सीए का बेसिक काम क्या है, वो ऑडिट करेगा, टैक्सेशन करेगा, ठीक है, वो कॉस्ट को कंट्रोल करना भी सीख जाए, इसीलिए हमारे सिलेबस में कॉस्टिंग का चैप्टर है या कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है, राइट। ओके, तो भाई अब कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, इस लैंग्वेज को पढ़ो, द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एप्लीकेशन समझ रहे हो, इन रियल लाइफ, उसको यूज करना। तो जो हम लोग प्रिंसिपल सीखेंगे, जो मेथड सीखेंगे, जो टेक्निक सीखेंगे, हम उसको जब रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, उस मेथड्स को, टेक्निक्स को रियल लाइफ में अप्लाई करना। क्यों, बिकॉज वी वांट टू कंट्रोल द कॉस्ट, वी वांट टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड वी वांट टू कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी। सॉरी भाई, मिसप्रिंट है एक वहां पर, प्रोबेबिलिटी तो हमने कर लिया फाउंडेशन में, प्रोबेबिलिटी नहीं है बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी है। सो आई होप एवरीबडी कैन मेक इट आउट कि भैया जो चीजें हम लोग यहां पर सारा का सारा अप्लाई करते हैं, जो कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है, मेथड्स है, टेक्निक्स हैं, ठीक है, उसको हम क्यों यूज करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, सब खर्चे को बचाने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो एक बार तीनों का जरा पढ़े ध्यान से, सुनो। अब तीन बातें हैं भाई, अच्छे से मेरी बात को समझना। एक वर्ड क्या था, कॉस्टिंग, एक था कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक होता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। इन तीनों का आपको कंपैरिजन पहले समझ में आना चाहिए। सर कॉस्टिंग क्या है, जो मेथड्स और टेक्निक्स आप सीखोगे वो सारी क्या है, कॉस्टिंग, ठीक है। अच्छा, उसका प्रेजेंटेशन करने का तरीका, उसका प्रेजेंटेशन करने का तरीका और कंप्यूट करने का तरीका, वो क्या होता है बच्चा, कॉस्ट अकाउंटिंग। और जब आप इन दोनों को रियल लाइफ में अप्लाई करते हो, दैट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है भाई, ये बात अब पे जहन में रख लीजिएगा, ये नोट हो गया भाई सबका। चलें आगे, चलो। तो भैया जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, अभी हमने देखो, हमने अभी कॉस्ट अकाउंटेंसी नहीं करना, हमने क्या करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि हम लोग अभी स्टूडेंट है। हम जब इसको पढ़ लेंगे, हम प्रोफेशनल्स बन जाएंगे, तब जाकर हम फ्यूचर में जाके क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंटेंसी।
तो अभी मैं वर्ड यूज करूंगा ज्यादातर कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग, याद रखना, ठीक है। तो हमारे इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, देखो यार, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, सुंदर सा एक फ्लो चार्ट बनाए, ठीक है। हमारा बेसिकली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। बताओ भैया, असरटेनमेंट का मतलब कैलकुलेट करना, कॉस्ट को कैलकुलेट करना सीखना ही हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट हम क्यों निकालते हैं, मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बताया था, मैंने चिंटू भैया वाला एग्जांपल क्यों दिया था, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि अगर मुझे कॉस्ट नहीं पता होगी तो मैं सेलिंग प्राइस कभी कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो हमारा सेकंड मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। भैया अगर सेलिंग प्राइस नहीं पता होगा तो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं पता लगेगी, कभी नहीं पता लगेगी। तो याद रखना दोस्तों, याद रखना, इसके अंदर आपके पास एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट कैलकुलेट करना, फिर दूसरा क्या होता है कि आपने अपनी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, ये बात याद रखेंगे। फिर क्या कहानी होती है बेटा, खाली कैलकुलेट नहीं करना, बचाना भी है, कॉस्ट कंट्रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, एक इधर अगला दिया कॉस्ट रिडक्शन। अब बच्चा पागल होगा, ये पागल हो गया यार, कंट्रोल और रिडक्शन में फर्क क्या हुआ। अच्छा, कोई बच्चा आप में से जज कर सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कंट्रोल होता है, कंट्रोल को हमने कर लिया, ठीक है, फिर भाई साहब अगला 2 in 1 कर रहा है, तो हाँ डेमो लगा रहा है, आओ सर डांस करके दिखाएं, आओ साथ में बॉल डांस करें, ठीक है भाई साहब अच्छा भाई साहब, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, आपको पता है दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। चलो ऑन द सीरियस नोट, मैं आपको ना अभी इनका एक टेबल कराऊंगा जो बहुत शानदार टेबल होगा, और इनका डिफरेंस अपने को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इसको लिख लीजिए, आगे देख, आगे देख मतलब अभी हम लोग इसको देखेंगे आगे अगले पेज पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा भैया, जो कॉस्ट कंट्रोल होता है, कॉस्ट कंट्रोल को हम लोग फिर आगे चल के 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल को दोस्तों हम लोग फिर आगे चल के 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब तुम्हारे मन में एक बहुत ही भयानक से ख्याल उठेंगे, सर ये 4 हिस्से क्या है कॉस्ट कंट्रोल को। भाई देखो, सबसे पहला प्री डिटर्मिनेशन स्टैंडर्ड। व्हाट इज प्री डिटर्मिनेशन स्टैंडर्ड, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्री डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड। सपोज कर लो भाई चिंटू भैया की फैक्ट्री है, सुनते जाना, नोट भी कर लेना, इजी है बड़ा। सपोज चिंटू भैया कहते हैं कि मेरे को अंदाजा है कि मैं एक शर्ट बनाऊंगा 100 रुपए की, मेरे को अंदाजा है, तो मैंने एक स्टैंडर्ड सेटअप कर लिया, जो मैं एक कॉस्ट की एस्टिमेशन करके अपना दिमाग में रख लेता हूं कि मेरे को लगता है कि मैं 100 रुपए में एक शर्ट बना लूंगा। इसको क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड सेटअप कर लिया, समझ रहे हो। अच्छा, फिर एक्चुअली में मान लो भैया मैंने 120 रुपए की एक शर्ट बनाई, जब एक्चुअली सोचा था 100 रुपए, आया कितना 120। इनका करा आपस में कंपैरिजन करने के बाद भैया मुझे एक बात बताओ, अगर तुम 100 रुपए सोच के 120 खर्चा करे तुम्हारे बिजनेस के लिए अच्छा है कि बुरा है, बुरा है। तो इसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वेरिएंस। क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन वेरिएंस वर्ड का मतलब है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। एक्चुअल और स्टैंडर्ड का जो डिफरेंस आता है बेटा उसको वेरिएंस बोलते हैं, समझ रहे हो। और बाद में उसके ऊपर एक्शन लेना मतलब वो ये ढक्कन, ये 20 रुपए का डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसको कैसे कम किया जाए, यही तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है, समझ रहे हो। जैसे सपोज कर लो हम सोचते हैं कि हमारे 100 नंबर आएंगे, हमारे आगे कितने 90, 120 नहीं सुनो, ये डिफरेंस होता है। कॉस्ट अगर ज्यादा है तो नुकसान होता है, बट अगर नंबर अगर कम आए तो नुकसान होता है, थोड़ा ऐसे सोचना है, राइट। अब सोचो 90 आए, 10 कहां रह गए, मेरे 10 कहां रह गए,
उस डिफरेंस को आपने लेकर आना है और बाद में आपने उस पर एफर्ट लगाना है कि भैया मुझे 10 भी प्लस करने अपने। तो यही चीज है बेटा यहां पर कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है भैया। इसके बाद याद रखना कॉस्ट अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। ये क्या करता है भैया? मैनेजमेंट को डिसीजन, बिकॉज आपको पता है मैनेजमेंट को बार बार क्या करना होता है? सेलिंग प्राइस कैलकुलेट। तो जब कॉस्ट ही नहीं पता लगेगी तो सेलिंग प्राइस कहां से कैलकुलेट होगा? इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, ओके। अब सुनो, ये बहुत ही शानदार, हम एक एक पॉइंट करके लिखेंगे, एक एक पॉइंट करके समझेंगे। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है बेटा। जैसे मैंने आपको बताया कि भैया कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, जिसको ये नहीं आता भैया उसको मुश्किल पड़ेगी कि भैया कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है और कॉस्ट रिडक्शन क्या होती है। पहले हम लोगों को ये आना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल एंड व्हाट इज कॉस्ट रिडक्शन। हाँ जी बच्चे, शैल वी स्टार्ट अप? चलो, सबसे पहला पॉइंट, कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल एम्स एट मेंटेनिंग द कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड। तो कॉस्ट कंट्रोल का बेसिक एम क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल का भैया बेसिक एम होता है कि कॉस्ट को ना स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन करके रखा जाए। मतलब उसका बेसिक एम क्या है भैया? कि कॉस्ट को स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन करके रखा जाए। मतलब जो हमने स्टैंडर्ड सेटअप करा हुआ है हम उसके हिसाब से उसको बना के रखें, कल को वो भी ज्यादा ना हो और कम भी ना हो। आई होप एवरीबडी कैन मेक इट आउट भैया। कॉस्ट के हिसाब से अपना स्टैंडर्ड जो हमने सेट करा है उसके हिसाब से मेंटेन करना। बस कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है कॉस्ट को कम करना, उसको स्टैंडर्ड मेंटेन करने का कोई टेंशन नहीं होता। याद रखना उनका बेसिक मोटिव क्या होता है? कॉस्ट को कम करना। बस उन लोगों को एक ही मतलब है, भैया हर हालत में कॉस्ट को कम करो, और कुछ नहीं है। हमारा मोटिव क्या है? हर हालत में कॉस्ट को कम करो, बस। हाँ जी बेटा, पहला डिफरेंस क्लियर है। कंट्रोल में क्या है? स्टैंडर्ड के साथ हमने मैच करा के देखना है, स्टैंडर्ड को अपना मीट करने की कोशिश करनी है। रिडक्शन मतलब सिर्फ कम करना है। अच्छा, जो कॉस्ट कंट्रोल है, कॉस्ट कंट्रोल, माफ कर देना थोड़ा हमारे टाइपिस्ट भैया का अंग्रेजी ज्यादा अच्छा है। भैया कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट को लेकर आने की कोशिश करना। मतलब जितना तुम कम से कम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, लोएस्ट पॉसिबल समझते हो कि इतनी ना कम कर दो कल को नुकसान होने शुरू हो जाए, कल को उससे प्रोडक्शन ही ना हो, प्रोडक्शन की क्वालिटी खराब हो जाए। बिजनेस में भैया तुम कॉस्ट कम करने की कोशिश करते हो, बट कॉस्ट कम करने का मतलब, कॉस्ट कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि तुम प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब कर दो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो याद रखना अपने को लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट लेनी है। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, बट कॉस्ट रिडक्शन कहता है भैया मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं बोलता हूं मेरे को कॉस्ट ही कम करनी, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब देखो दोनों में फर्क है ना। अब ये वर्ड ज्यादा अच्छा है, ये वर्ड थोड़ा छीछी है। इसका मतलब क्या है? कॉस्ट कंट्रोल करनी है विद नो कंडीशन एज परमानेंट। मुझे कोई परमानेंट मेरे को कॉस्ट कम करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे क्वालिटी का जाए सत्यानाश जाए, क्योंकि मेरा सिर्फ मोटिव क्या है? मेरी कॉस्ट कम होनी चाहिए, दैट्स इट, राइट? सो याद रखना। हाँ जी, हमारा जो बेसिक मोटिव होगा बेटा कॉस्ट कंट्रोल का, कि वी वांट टू कंट्रोल द कॉस्ट, बट कॉस्ट रिडक्शन इज ओनली रिडक्शन। उसको कंट्रोल, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, राइट? चले आगे, नोटेड? आगे सुनो, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है भैया? कॉस्ट कंट्रोल में हम लोग पास्ट और प्रेजेंट सारा स्टडी करते हैं। पिछले में क्या कॉस्ट थी, आज क्या कॉस्ट है, हम हर एक चीज को स्टडी करते हैं। बस कॉस्ट रिडक्शन में बेटा खाली प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट दिखा ही नहीं जाता। इसमें पास्ट से कंपैरिजन होता है, इसमें कोई पास्ट नहीं देखा जाता। इसमें जो भी कंपैरिजन होता है सिर्फ आज का और फ्यूचर का देखा जाता है। मतलब पिछले में जो क्वालिटी थी हमने वो मेंटेन करनी है कॉस्ट कंट्रोल में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट बोलता है रिडक्शन का मतलब कॉस्ट कम कर यार, तो क्वालिटी गई तेल लेने, फ्यूचर का देख खाली। पहले जो क्वालिटी मेंटेन करते थे उसका मतलब कोई नहीं है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है जी। अच्छा,
कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव फंक्शन है, मतलब ये कॉस्ट को प्रिवेंट करते करते वहां पर खाली एक प्रिवेंटिव, मतलब कॉस्ट को बढ़ने नहीं देता, फालतू बढ़ने नहीं देता, बस कॉस्ट रिडक्शन एक करेक्टिव फंक्शन है। वो बोलता भैया खाली कॉस्ट को कंट्रोल करके खत्म करना है, नीचे कम करना है, खाली करेक्शन करनी है, बाकी गया हमारा सारा कुछ तेल लेने, तो हमें कोई मतलब नहीं उससे। अब देखो खाली अगर हम डिफरेंस ले ले तो इन चारों पॉइंट से हमें क्या पता लगा, हमें डिफरेंस से ये पता लग गया भैया कि कॉस्ट कंट्रोल इज ऑलवेज बेटर देन कॉस्ट रिडक्शन। इज दिस क्लियर? बिकॉज कॉस्ट रिडक्शन डज नॉट एम एट मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, but cost control aims at also maintaining the quality of the product. Is this clear? Yes. लो भैया इतना ही थ्योरी था, बस अब आएगा प्रैक्टिकल। चलो अब निकालो कॉपी सारे के सारे और लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ। थकना नहीं बेटा, अभी थकना नहीं, अब तो असली गेम शुरू है। हाँ जी भाई शुरू करें, चलो। तो बेटा पहले आप लोगों को ये टर्म्स का मीनिंग थोड़ा समझाना जरूरी है, बिकॉज ये टर्म्स हमने यूज करनी होती थोड़ी सी। अब लिखो हेडिंग। हेडिंग क्या है भाई साहब? कॉस्ट शीट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी आप सम करोगे वो पहला आपका बेसिक कॉस्ट शीट से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब कॉस्ट शीट बेसिकली क्या है जो आपको समझना है, देखो कॉस्ट शीट को समझने के लिए पहले दो बातें समझो। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम लोग प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। सर डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? वो खर्चे जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते हैं। सर कौन कौन से एग्जाम्पल दो? लो भैया एग्जाम्पल लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा एक आता है डायरेक्ट मटेरियल। सपोज अगर मैं शर्ट बना रहा हूं, हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं चिंटू भैया वाला। मान लो मैं शर्ट बना रहा हूं, बेटा शर्ट में लगने वाला कपड़ा मेरे लिए क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। फिर डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर बेटा क्यों? जो मजदूर मशीन पे खड़ा होके सारी शर्ट बना रहा है उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। आपको पता है फैक्ट्री में लेबर दो प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री में जो मजदूर मशीन पे काम कर रहा है वो डायरेक्ट है। चौकीदार है फैक्ट्री का, वो है तो बेटा उसका मजदूरी लेबर ही है ना, बट चौकीदार के मशीन में काम कर रहा है, चौकीदार क्या कर रहा है बेटा? वो इनडायरेक्ट लेबर है। आई अंडरस्टैंडिंग? तो दोनों में फर्क होता है। और इसके अलावा एक टर्म आती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बच्चा बोलेगा सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, भाई सिंपल सी बात है, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो मशीन चल रही है, अब मशीन चल रही है भैया, उसका जो मशीन का बिजली का बिल आ रहा है वो क्या है? वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि उसके बगैर मशीन चल नहीं सकती, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो इसीलिए हमेशा याद रखना प्राइम कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं बच्चों को हमेशा सिखाता हूं कि भैया पीसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू डीएम प्लस डीएल प्लस डीई। इस चीज को याद रख लो। पीसी मतलब प्राइम कॉस्ट, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू डीएम प्लस डीई, याद रखो। सेकेंड फंडा। अब सेकेंड फंडा क्या होता है भाई? वो होता है इनडायरेक्ट खर्चे, क्योंकि कॉस्ट शीट में हमने ये दो चीजें ही कैलकुलेट करनी होती है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को सिंपल वर्ड्स में क्या कहा जाता है? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है, याद रखना। कॉस्ट शीट के अंदर अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का मतलब ही बेटा आपके पास इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स एक ही बात होती है। अब आमतौर पे ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। याद रखना सबसे पहला होता है प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन को हम लोग फैक्ट्री के ओवरहेड्स भी बोलते हैं। अच्छा मैं नोट्स के लिए इसको OH लिख दूं, चलेगा? OH मतलब ओवरहेड्स, पेपर में नहीं करना, ठीक है। मतलब जो फैक्ट्री में होने वाले हमारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं फैक्ट्री के अंदर।
फिर हम इसको बात करते हैं सेकंड वाला, इसको बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अब जैसे मान लो बच्चा, फैक्ट्री में आपने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, मुनीम टाइप बंदा, जो सारा हिसाब करता है, जो सारा हिसाब करता है, उसकी जो सैलरी होगी बेटा वो किस में चली जाएगी? वो बेशक फैक्ट्री में काम कर रहा है, बट वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट खर्चा है। वो क्या कर रहा है? हिसाब कर रहा है, स्टॉक का हिसाब कर रहा है। हाँ जी भैया, स्टॉक इतना आया, इतना चला गया। उसको हम क्या बोलते हैं? वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के अंदर आता है। नहीं आ रही है? गुड, आगे सुनो। फिर हम बात करते हैं भाई साहब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सर ये क्या होता है? यार सपोज कर लो भैया तुमने माल बना लिया, प्रोडक्शन कर ली। अब प्रोडक्शन करने के बाद भाई मेरे, तुम प्रोडक्शन को आगे जाके बेचोगी तो। अब बेचने के लिए मान लो मैंने सप्लायर को सेंड करना है, सेंड करने के लिए मैंने एक टेम्पू रखा हुआ है। टेम्पू क्या कर रहा है? जगह जगह जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मेरा सामान। वो क्या है? मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मान लो उसको मार्केट में बेचने के लिए मैंने एजेंट रखे हुए हैं, एजेंट को मैं क्या दे रहा हूं? कमीशन दे रहा हूं, सेल्समैन कमीशन। वो क्या है? मेरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या इन तीन खर्चों का हमारे जो फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उससे कोई रिलेशन है? नहीं, इसीलिए इनको इनडायरेक्ट बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको जब एक सम शुरू करना है कॉस्ट शीट का, यू शुड बी एबल टू क्लासिफाई व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट। याद रखना। सो डायरेक्ट में तीन चीजें कौन सी आ गई? डीएम, डीएल, पीसी, सॉरी डी, तीनों मिला के क्या बन गया? पीसी। इनडायरेक्ट में तीन चीजें, पीएच, एएच और डीएच। मैं इसको ऐसे बोलता हूं, मतलब आप अपना कुछ बना लो, ठीक है? दैट इज प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओके, तो सर जी आप एक काम करें, बताइए भैया कॉस्ट शीट क्या होती है? लिखिए मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का दूसरा नाम बताइए? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। याद रखेंगे भाई, अच्छे से नोट डाउन कर लिया जाए। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट, इसका मतलब क्या होता है? लिखे, अ कॉस्ट शीट इज अ statement which shows the breakup। नहीं बेटा, ये वो वाला ब्रेकअप नहीं है, याद रखना, ठीक है? ये वो वाला ब्रेकअप नहीं है भाई, दिल तोड़ने वाला ब्रेकअप नहीं है, ये कॉस्ट को तोड़ने वाला है। एंड बिल्डअप ऑफ कॉस्ट, मतलब ये कॉस्ट को अलग अलग हिस्सों में तोड़ता भी है और बाद में जोड़ता भी है। तोड़ना और जोड़ना ये कॉस्ट शीट का काम है। मतलब पहले क्या करेगा? कॉस्ट को अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई कर देगा और बाद में सारा इकट्ठा जोड़ देगा, और जोड़ने के बाद भैया आपको बता देगा कि भैया हमारी ये कॉस्ट शीट बन गई। ठीक है? अच्छा, आगे लिखते हैं पैराग्राफ चेंज करके। इट इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ डॉक्यूमेंट which provides the consolidation of detailed cost of कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। तो मतलब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कहता है सारी की सारी जो डिटेल कॉस्ट होती ना भाई, उसको इकट्ठा करना है। याद रखना भैया, सारी की सारी जो डिटेल कॉस्ट होती है उसको इकट्ठा करना है। कंसोलिडेशन समझते हो? इकट्ठा करना, एक साथ करना, ठीक है? हर एक यूनिट की उससे कॉस्ट निकलती है, हर एक यूनिट की, हर एक कॉस्ट सेंटर की। यूनिट मतलब जैसे मैंने बताया भैया 10,000 रुपए की शर्ट्स, अब 10,000 शर्ट्स बनाई, 1,00,000 रुपए की बनी, तो एक शर्ट कितने की बनी? 10 रुपए की। तो हर एक यूनिट की इसमें से कॉस्ट निकालनी होती है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है जी। तो चलो भैया, ये हमारी कॉस्ट शीट है। अब हम लोग
सीखेंगे पहले इसका प्रोफॉर्मा या इसका फॉर्मेट, और याद रखेंगे भाई कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है, ये हम लोग नानी हाउस नहीं आए हैं, लिखो यहां पर नानी घर नहीं जाना। मतलब सर भैया नानी घर नहीं जाना क्योंकि फॉर्मेट ऑर्डर में है बनाना। वाह, बन गया कुछ कुछ। भैया समझ गए? फॉर्मेट का अगर तुमने ऑर्डर ऊपर नीचे करा ना भैया, थोड़े मार्क्स कटेंगे। मान लो सपोज कर लो तुम्हारे 70 आ रहे हैं, उसका ऑर्डर उल्टा करो, उसका उल्टा समझ रहे हो भैया, 07। अच्छा नहीं लगेगा ना? इसीलिए भैया अगर तुमने इसके फॉर्मेट को चेंज करा, तुम्हारा चरित्र खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर लिख लो नानी घर नहीं जाना क्योंकि फॉर्मेट को ऑर्डर में है बनाना। चलो भैया लिखो, लाइन मारो बेटा, लाइन मारनी आती सबको? कॉपी पे बदतमीजों, सबसे पहले ये बोला, ये वाहियात आदमी है। बेटा ऐसे करके फॉर्मेट बनेगा और ऊपर लिखो, ये फॉर्मेट के दो हिस्से होते हैं। मैं पहले लिख रहा हूं पार्ट 1। ठीक है, कुछ नहीं बेटा, सिंपल एक स्टेटमेंट फॉर्म में फॉर्मेट बनाना है। पार्ट 1 लिखना है और लिखो बेटा प्रोफॉर्मा ऑफ कॉस्ट शीट, पर इसके लिए लिखो पहले टू है जरूरी। दैट मीन्स ये फॉर्मेट जो है बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बगैर आपकी कॉस्ट शीट नहीं बनती है। पर सर पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 परफॉर्म ऑफ कॉस्ट शीट मैं लेके चल रहा हूं विदाउट स्टॉक्स, विदाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। देखो हमें ना कॉस्ट शीट के सम दो प्रकार के आते हैं, एक जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है, एक जिसमें क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक नहीं गिवन होता। तो याद रखो, अगर नहीं गिवन होगा तो आप सिंपल फॉर्मेट बनाओगे। इसीलिए मैं कुछ ना, देखो आपको बताता हूं, मैं कुछ टर्म्स यूज करूंगा बच्चों को लर्न कराने के लिए, वो लीगल टर्म्स नहीं होती। ठीक है, जैसे सपोज कर लो मैं इस कॉस्ट शीट को क्या बोल देता हूं, सिंपल कॉस्ट शीट। सिंपल कॉस्ट शीट क्यों भैया? इसमें कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का झमेला नहीं होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल कॉस्ट शीट। इसमें कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का झमेला नहीं होगा। अब इसका फॉर्मेट क्या है? देखो इट्स सो सिंपल। सबसे पहले आप लिखोगे डायरेक्ट मटेरियल्स। इसमें क्या करना है सर? डायरेक्ट लेबर को जोड़ देना है। डायरेक्ट लेबर को जोड़ के सर इसमें क्या जोड़ना है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इन तीनों को जोड़ के बेटा मैंने ऊपर क्या बताया था, क्या बनती है? प्राइम कॉस्ट। अच्छा, अब एक बच्चा बोलता है सर एक बात बताओ, मेरे को ना आज मन कर रहा है मैं लेबर को ऊपर लिखूं, मतलब उसको एल पसंद है, वो एल से लेबर ऊपर लिख रहा है। ठीक है, तो भैया याद रखना, वो कहता है मैं लेबर ऊपर लिखूंगा, और मेरे को एम नहीं पसंद है, मैं मटेरियल नीचे लिखना चाहता हूं। भैया तुम्हारा कांड हो जाएगा, तुम ये भी नहीं कर सकते हो। इसलिए इस स्टार्टिंग में बोल दिया भैया क्या, कि नानी हाउस नहीं जाना क्योंकि फॉर्मेट को ऑर्डर में बनाना है। अगर इसको उल्टा पुल्टा करोगे भैया काम खराब है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, याद रखना, इसको बिल्कुल सफल नहीं कर सकते। इसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद इसमें आपने जोड़ने शुरू करने फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा जी, अब एक प्रॉब्लम आती है, होता क्या है, हम तो सिर्फ एक नाम ले रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड, अगला सियाना है वो तुम्हारी नॉलेज टेस्ट करता है, वो फैक्ट्री ओवरहेड के भी 3-4 नाम बना देता है। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड को आपको बता देता हूं, ब्रैकेट में लिख लो, ऑल्सो नोन एज वर्क्स ओवरहेड, या इनको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कई बार किताबों में लिखा होता है, और कई बार लिखा होता है भैया प्रोडक्शन ओवरहेड। तो इनके ना बहुत सारे नाम होते हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है,
इनको जब हम जोड़ते हैं ना, याद रखो, हम इसे कहते हैं फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। इनको जोड़ के क्या आता है बेटा? फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कह सकते हो, वर्क्स कॉस्ट कह सकते हो। सो हमारा फॉर्मेट क्या चल रहा है? पहले निकाली प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में जोड़ा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड सारे जोड़ोगे तो क्या बनती है? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। डन हो गया भाई? अच्छा, आप समझ रहे हो ब्रेकअप और बिल्डअप क्यों बोलते थे? ब्रेकअप और बिल्डअप क्यों? क्योंकि पहले वो कॉस्ट को तोड़ता है, हर कॉस्ट का अलग अलग वैल्यू बताता है, बाद में उनको जोड़ना शुरू कर रहा है, क्योंकि सारा कुछ प्लस हो रहा है, इसलिए इसको बिल्डअप बोल देते। ठीक है, अब इसके बाद आगे आइए, फिर भैया इसमें आता है, इसमें ऐड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। कई बार कुछ फैक्ट्रीज ना ऐसे खर्चे करती हैं जिसका नाम होता है क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए अलग से खर्चा करा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। आपको पता है जैसे दवाई वगैरह बनती है तो उसमें काफी R&D होता है। R&D समझते हो? व्हाट इज R&D? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऐसा काफी R&D का खर्चा लगता है। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होता है। अच्छा, फिर भाई साहब एक होती प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। सर व्हाट इज दिस प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट? भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए हमारे ये कृष्णम भैया, फॉर एग्जांपल मान लो बेटा टूथपेस्ट लेने चले गए, मेरी दुकान पे आए, मैंने बोला बेटा दे हाथ कर, तेरे को टूथपेस्ट ऐसे निकाल के देती है, ऐसे घर पे ले गया और घर जाके ब्रश से लगा लगा के कर रहा है। ऐसे अच्छा लगेगा? नहीं, टूथपेस्ट का एक प्रॉपर पैकेट होता है, आपको मालूम है, वो प्राइमरी पैकिंग होती है, उसके बगैर टूथपेस्ट नहीं बेच सकते। फॉर एग्जाम्पल भैया हमारा जुल्फी कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया, अब कोल्ड ड्रिंक किसमें ला रहा बेटा? प्लास्टिक के थैले में ला रहा, अच्छा लगेगा? नहीं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो फैक्ट्री के अंदर ही पैकिंग होती है, एक होता है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। मैं उस पैकिंग की बात नहीं कर रहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए भैया हमारे गुरनूर जी का आज वैलेंटाइन डे है, इन्होंने बेटा अपनी सहेली को प्रॉपर एक अच्छा सा गिफ्ट रैप करा के कुछ दिया, वो प्राइमरी पैकिंग नहीं है। आप समझ रहे हो? वो सेकेंडरी पैकिंग है। समझ रहे हो? वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे हैं, जो भी आप समझ जाओ भैया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। प्राइमरी पैकिंग मतलब जिसके बगैर आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। व्हाट इज प्राइमरी पैकिंग? जिसके बगैर आप प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकते, विच इज डन इनसाइड द फैक्ट्री। ठीक है, तो ये कॉस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये डिपेंड करता है, हम लोग को क्वेश्चन में समझना पड़ेगा प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें ना एक खर्चा और जोड़ा जाता है जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, ब्रैकेट में लिख लेना इफ एनी। अब सर ये बड़ा रेलिवेंट टर्म है, व्हाट इज दिस सर? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये तो आपने कहा था ऑफिस के होते हैं। भाई मैं समझाता हूं जरा, इन सबको हमने सम्स में काफी बार रिपीट करना है, बट पहले आप इसका मतलब समझो। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन? देखो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड का जनरल मीनिंग क्या होता है कि ऑफिस के खर्चे, बट व्हाट डज इट मीन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन? फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, मेरी फैक्ट्री है, मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि भैया मेरी फैक्ट्री में मैंने एक बंदा रखा हुआ है, उसका काम क्या है? उसका काम क्या है भैया? जो स्टॉक निकला उस स्टॉक की काउंटिंग करनी है। ठीक है, स्टोर मैनेजर जिसको कह सकते हैं, और वो उठा के वेयर हाउस में डालना है स्टॉक। अब मुझे एक बात बताओ, कई बार क्या होता है स्टॉक आपका बन के निकलता है, कई बार क्या होता है स्टॉक आधा बनता है फिर अगले प्रोसेस में जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बेटा जो अपना फैक्ट्री में बंदा काम कर रहा है उसका काम ही यही है, स्टोर मैनेजर की तरह सारा काम कर रहा है, वो सारे एक एक स्टॉक का हिसाब किताब रख रहा है। अब मुझे बताओ वो जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो उसको मैं सैलरी पे कर रहा हूं, वो मेरे प्रोडक्शन का हिस्सा है? हाँ जी हिस्सा है, प्रोडक्शन का हिस्सा है बेटा, तो उसको मैं बोलता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अच्छा, अब एक छोटा सा एग्जांपल और लो, मान लो एक मैंने बंदा रखा हुआ है, अकाउंटेंट है, वो क्या करता है, वो फैक्ट्री में है, बट वो क्या करता है ओवरऑल सारी फैक्ट्री का खर्चा जितना भी होता है, जो भी बिजली पानी जो भी खर्चा, सबका हिसाब रखता है। अब वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है। स्टोर मैनेजर जो होता है वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
बट अब सपोज कर लो मैंने एक बंदा ऐसा रखा हुआ है वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो याद रखना अब हमें क्या करना है, हमें ना जब सम आता है तो याद रखना भैया आपको ना सम के साथ लिखा होता है। आपने तो ये तो चलो मैं ज्ञान दे रहा हूं नॉलेज के लिए, हमने क्या करना बीइंग अ स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के साथ अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिखा है तो यहां डालना है, नहीं लिखा होगा तो यहां नहीं डालना। इज दिस क्लियर? हमारा सिंपल सा काम है, पर थोड़ा मीनिंग समझाना मेरा काम है भैया, मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो जब ये सारे फैक्ट्री के होने वाले खर्चे जब मैं इसमें डाल देता हूं ना, याद रखना इसको जोड़ के जो मेरी कॉस्ट आती है, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जाकर ये फैक्ट्री के सारे खर्चे जुड़े और इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। और याद रखना दोस्तों, मैं इसको ना आगे से सीओपी सीओपी बोलता रहूंगा, समझ जाना, सीओपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। अब यार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अलावा ना इसमें कुछ और खर्चे होते हैं जिसका नाम होता है जनरल या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ये बेसिकली आपके जनरल या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स होते हैं जिनको हम इस नाम से भी पुकारते हैं, ऑल्सो नोन एज ऑफिस ओवरहेड्स या मैनेजमेंट ओवरहेड्स। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो ओवरहेड्स होते हैं उनको भी इसी के साथ जोड़ देते हैं। अब एक बात दिमाग में रखना भैया, अगर अकेला वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो नीचे आएगा। अब देखो फर्क पड़ गया ना ऊपर दोनों में, आई अंडरस्टैंडिंग? अकेला वर्ड अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है तो वो नीचे आएगा, और अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो वो ऊपर आएगा। ये दोनों में फर्क है। अच्छा, फिर जनरल और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो होता है उसको जोड़ा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को जोड़ा, तो भाई साहब ये मेरे पास चला गया जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम लोग सीओजीएस भी बोलते हैं। बचपन का फुल फॉर्म क्या था बेटा सीओजीएस का, याद करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद आया? ठीक है, ये होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसका कंपैरिजन हम लोग अपनी सेल के साथ करते हैं, और उसके बाद जो आपका डिफरेंस आता है यहां पर, ये डिफरेंस, इस डिफरेंस को हम लोग प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं। आई थिंक एवरीवन नोज, सेल्स अगर ज्यादा है, सीओजीएस कम है, तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा एंड वाइस वर्सा। अच्छा, तो भैया ये जो फॉर्मेट अगर आपने देखा ना, आप 2 मिनट इसको एक बार रीड करो, आप फॉर्मेट को रीड करो, एक बार चेक करो, इसमें कहीं पे भी मैंने स्टॉक्स की बात नहीं करी। स्टॉक्स की बात नहीं करने का मतलब लॉजिक क्या है कि भैया मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरी फैक्ट्री में कोई स्टॉक बचता ही नहीं, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, जो आता है सब निकल जाता है। तो फॉर्मेट हमेशा 2 प्रकार के होंगे, एक अगर फैक्ट्री में स्टॉक नहीं बचता, और एक अगर बचता है तो कैसा बचता है। पहले बोलो पार्ट 1 क्लियर है? 1 मिनट दे रहा हूं, रीड कर लो एक बार इसको, फिर पार्ट 2 शुरू करता हूं। आराम से गो थ्रू कर लो भाई, जल्दी से। हाँ जी, शुरू करें? पक्का? आगे लिखो बेटा, पार्ट 2, इसको लिखो, तेरे बिना
जिंदगी अधूरी। बेटा ऊपर वाला फॉर्मेट क्या था, तू है जरूरी, बट ये क्या है, तेरे बिना जिंदगी अधूरी। क्यों? बिकॉज ज्यादातर पेपर में यही आता है, स्टॉक्स वाला। सर पहले वाला क्यों कराया? देखो कई भी कबार आईसीआई का दिल अच्छा होता है, घर से लड़ाई नहीं होती, तो एक अच्छा क्वेश्चन डाल देते हैं विदाउट स्टॉक्स वाला। बट मैक्सिमम जो फॉर्मेट होते हैं कॉस्ट शीट के सारे विद स्टॉक्स होते हैं। तो लिखो इसके अंदर, दिस इज, इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूं, इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट, अपनी भाषा में, ठीक है, विथ स्टॉक्स, बच्चों को लर्न कराने के लिए। ये क्या नाम दिया बेटा इसका कॉस्ट शीट का? कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट विथ स्टॉक्स। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब अच्छी खासी पूरी प्रॉपर कॉस्ट शीट बनेगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बचपन में मम्मी ने सिखाया था बेटा स्टॉक्स हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। याद आया? रॉ मटेरियल का स्टॉक, पहले उससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिजनेस में आपके पास आता है रॉ मटेरियल, तो आप लिखेंगे रॉ मटेरियल। 1 मिनट भैया, डिस्क्लेमर, आरएम लिखूंगा तो वो क्या है? 1 मिनट मैं लिख देता हूं साइड पे, जिसको चाहिए तो एक ग्लॉसरी बना ले। आरएम मतलब रॉ मटेरियल, भैया डब्ल्यूआईपी मतलब वर्क इन प्रोसेस, जो भी स्टॉक बन रहा है, और एफजी लिखूंगा तो फिनिश गुड्स। वैसे जो लोग मेरे से फाउंडेशन पढ़े उनको पता होगा भैया, हमने इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ा था, उसको ऐसे ही लिखते थे वहां पर। आए हाय, वाह, ये हुई ना बात कुछ, ये पता लगता है कि एडवांस अकाउंटिंग का सिलेबस खत्म करा हुआ है। शाबाश, वेरी गुड। बेटा आपको ब्रांड एम्बेसडर बना दें आईसीएम का, ठीक है, दोनों दोनों। ओके, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, भैया ये सारे बच्चे शुरू करते जाना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से पहले शुरुआत करा, इसको लिखना इनर कॉलम में। लिखने का तरीका समझो बेटा, क्या करना होता है, इसको लिखना है इनर कॉलम में, याद रखना। अच्छा अभी जब सम्स प्रैक्टिस करोगे तो जैसे मर्जी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एग्जाम में करोगे तो थोड़ा फॉर्मेट को फॉलो करना। इनर कॉलम में लिखना, फिर इसमें जो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल होती है वो क्वेश्चन में गिवन होगी। अच्छा परचेजेस को भी लिखो इनर कॉलम में। इसके बाद जो कैरेज के खर्चे होंगे, जैसे मान लो कैरेज इनवर्ड, ठीक है, होता ना बेटा, डायरेक्ट खर्चे कुछ होते हैं, हमने रॉ मटेरियल मंगवाया उसके लिए कुछ कैरेज का खर्चा करा, कोई हमने सपोज कर लो ट्रांजिट की इंश्योरेंस करा ली, ठीक है, ऐसे खर्चे होंगे, वो भी इनर कॉलम में लिखे। फिर इसमें क्या करना है भाई साहब, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का उसको माइनस करा, ये माइनस को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। ये जो फिगर आती है इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स। इसको डायरेक्ट मटेरियल भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, एक ही बात होती है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कह लो, रॉ मटेरियल कंज्यूम कह लो, एक ही बात है। फिर इसमें आपको याद रखना है भैया, डायरेक्ट लेबर को जोड़ा। अब देखो मैं आउटर कॉलम में आ गया हूं, मतलब कोई मैं इंटरनली प्लस माइनस कर रहा हूं, इसको इनर कॉलम में लिख रहा हूं, और बाकी सारा किस में लिख रहा हूं, आउटर कॉलम में। जो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं मैंने वो जोड़े, वो जोड़ने के बाद भाई साहब मेरे पास क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। ये लो बेटा, यहां तक फॉर्मेट सेम है। अगर आप नोटिस करोगे तो फर्क क्या पड़ा भैया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो सब फंडा आ गया, बाकी सारा फॉर्मेट सेम है। अच्छा प्राइम कॉस्ट जोड़ने के बाद, प्राइम कॉस्ट जोड़ने के बाद हमने क्या करा बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करा। अच्छा मैं दोबारा नहीं लिख रहा कि फैक्ट्री ओवरहेड के अलग अलग नाम क्या है, याद है सारे बच्चों को फैक्ट्री ओवरहेड के अलग अलग नाम क्या है? तो फैक्ट्री ओवरहेड के सारे नाम पहले लिखवा चुका हूं। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ा, इसको हम लोग ना क्या बोलते थे, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट।
बड़े एक प्रॉब्लम है। अब इसके साथ वर्ड जोड़ेंगे ग्रॉस। क्या वर्ड जोड़ेंगे? ग्रॉस। इसको बोलेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। अभी बताता हूं क्यों। क्योंकि फैक्ट्री में ना भाई एक प्रॉब्लम आती है। फैक्ट्री में खाली आपके पास ये नहीं आता, फैक्ट्री में कोई ऐसा सामान होता है जो आधा भी बना पड़ता है। आधा कौन सा? वर्क इन प्रोसेस। अब पिछले पॉइंट में याद रखो, वहां पर भैया हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस था ना वो नहीं था। अब यहां पर हमारे पास वर्क इन प्रोसेस हो सकता है। सो कहने का मतलब ये हो गया भाई कि हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस अगर मेरे पास गिवन होगा तो उसको मैं प्लस कर दूंगा इसी में, और इसी में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस को मैं माइनस कर दूंगा। तो जाके मेरे पास जो बैलेंस आएगा, दैट बैलेंस इज कॉल्ड एज फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। अब जाके ये ग्रॉस से नेट बनती है। चले आगे। इसके बाद इसके अंदर वो सारी कॉस्ट जोड़ो। कौन कौन सी थी? क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, और कौन सी थी? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, फिर एक थी हमारे पास प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, ये आता है। अच्छा, बट अब यहां पर एक नया ट्विस्ट आता है। देखो समझो, होता क्या भैया, फैक्ट्री में ना कई बार ना कुछ ऐसा स्टॉक होता है जो पड़े पड़े थोड़ा सा खराब हो जाता है। अच्छा, जो चीज खराब हो जाए उसको हम स्क्रैप बोलते हैं। आई थिंक एवरीवन नोज इट। आपको पता है कई बार स्क्रैप को बेच के भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है भाई। ऐसा होता है ना, थोड़ा स्क्रैप को बेच के थोड़ा बहुत हम पैसा रिकवर कर लेते हैं। तो याद रखना, अब यहां पर एक पॉइंट समझना है। इसको ना थोड़ा अलग से कलर से लिख रहा हूं भैया। इसको हम बोलते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। अब प्रॉब्लम यह होती है कि सेल ऑफ स्क्रैप जो होती है ना वो आपकी कॉस्ट कम करती है। लॉजिक समझो, सेल ऑफ स्क्रैप आपकी कॉस्ट को कम करती है, तो इसीलिए इसको माइनस करते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, आप ना इसका एक साइड पे नोट लिख लो। नोट क्या? साइड पे नीचे जहां आपके पास अच्छी जगह लिख लो या बॉक्स बना लो। सेल ऑफ स्क्रैप of raw material must be adjusted with direct material consumed and only sale of scrap should be adjusted with factory cost। सर आप ये क्या कहना चाहते हैं? देखो आपके पास ना क्वेश्चन में बहुत धांसू पॉइंट है भैया। सेल ऑफ स्क्रैप दो प्रकार का होगा। अब पॉइंट को समझना भाई साहब, सेल ऑफ स्क्रैप दो प्रकार का होगा। नंबर 1, पहला कौन सा होगा? उसमें लिखा होगा सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। अब अगर रॉ मटेरियल का होगा तो इसको तो ऊपर एडजस्ट करना चाहिए, है ना। मैंने करके नहीं दिखाया बट मैं नोट लिखवा रहा हूं। अच्छा, बट अगर सपोज अकेला सेल ऑफ स्क्रैप है तो उसको फैक्ट्री का सेल ऑफ स्क्रैप एज्यूम कर सकते हो, तो उसको फिर नीचे माइनस करोगे। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, इसमें जो भी असम्पशन लेते हैं उसका नोट लिखना पड़ता है, क्योंकि इससे ना आपके आंसर में वेरिएशन आती है। इज दिस क्लियर एवरीवन? मैं दोबारा से बोल रहा हूं, एक बार सुनो। अगर मान लो, चाहो तो यहां लिख सकते हो कि यहां पर सेल ऑफ स्क्रैप अगर होगी ना तो उसको यहां से एडजस्ट करना पड़ता है, अगर लिखा हो तो। वो यहां से माइनस होती है फिर। अब इसको मार्किंग इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि ये दोनों में से कोई एक पॉइंट होता है, दोनों इकट्ठे नहीं आते क्वेश्चन में। या तो लिखा होगा सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल,
अच्छा, कई बार लोग क्या करते हैं, सुन लेना, एक मिनट सबके कान खुले। कई बार वो क्या करेगा भैया, सिर्फ सेल ऑफ स्क्रैप लिखा होगा, नीचे नोट लिख देगा एज्यूमिंग की रॉ मटेरियल का स्क्रैप है, और ऊपर माइनस कर देगा, और बच्चा मेरे पास रोते आ जाएगा, सर मेरी प्राइम कॉस्ट मैच नहीं कर रही। ओ भाई, दोनों में से कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब लास्ट में टोटल कॉस्ट बनाऊंगा उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये बात मैं पहले से बोल रहा हूं ताकि बच्चे बाद में परेशान मत होना। तो सेल ऑफ स्क्रैप और रॉ मटेरियल तुम ऊपर भी जस्ट कर सकते हो, या तुम नीचे उसको फैक्ट्री का स्क्रैप मान के भी जस्ट कर सकते हो, चॉइस तुम्हारी है। पर याद रखना दोनों में से एक जगह करना, ढक्कन दोनों जगह मत कर देना। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो। जब मैंने ये कांड कर लिया, ये कांड करने के बाद मेरे पास जो बैलेंस आता है उसको मैं क्या नाम देता हूं, COP, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब रुको, आप नोटिस करो, हमने स्टॉक्स में रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट कर लिया, वर्क इन प्रोसेस का ट्रीटमेंट कर लिया, सर फिनिश गुड्स आओ भैया। अब इसके बाद गुड्स बनने के बाद फिनिश गुड्स का ट्रीटमेंट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं। एक मिनट रुक जाओ भाई, आप सोचो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होती है कि मैंने साल में इतने गुड्स बनाए, मैंने साल में इतने गुड्स बनाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रोडक्शन मतलब क्या, मैंने इस साल या इस महीने इतने गुड्स बना लिए, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक उसमें प्लस कर दिया, मतलब इतने मेरे पास पहले से पड़े हुए थे। लॉजिक लॉजिक समझ रहे हो सारे बच्चे? इतने मेरे पास पहले से पड़े हुए थे, मैंने इसको जोड़ा, तो इसको मैं क्या कहता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। मतलब मेरे पास ये गुड्स अब अवेलेबल है फॉर सेल। क्या बोलते हैं भैया, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मतलब ये वो गुड्स हैं जो मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल है, रेडी हैं, इतने मैं बेच सकता हूं। कुछ पहले से पड़े थे, कुछ मैंने इस साल बनाए हैं। अच्छा, एक हम लोग को बीमारी भी होती ना, हमने अकाउंट्स एनुअल बेसिस पे बनाना होता है, कॉस्ट शीट में ऐसा कुछ नहीं है भाई। कॉस्ट शीट आपकी मंथली भी बन सकती है, वीकली भी बन सकती है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो वो रट्टा मत मार लेना कि 12 महीने के अंदर कॉस्ट शीट बनती है, 12 महीने के अंदर नहीं बनती होती। इज दिस क्लियर? ठीक है, थोड़ा अकाउंट से बाहर भी आना पड़ेगा भाई। इसमें से ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फिर माइनस होता है, ये माइनस हुआ, और उसके बाद जाकर मेरे पास आ गया है यहां पर, याद रखिएगा, मेरे पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। है सर, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, तो अभी तो हमने वो तो ओवरहेड्स ऑफिस वाले तो प्लस ही नहीं करे। रुको, ठहरो जरा, रुक जाओ भैया, इसके अंदर क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब याद रखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स रेडी फॉर सेल या अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करा, मेरे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अब जाकर मैं इसमें ना ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स प्लस करता हूं, और इसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स प्लस करता हूं। ये प्लस करने के बाद जो मेरे पास आती है, इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो कहने का मतलब भैया, ये आपकी टोटल कॉस्ट आती है। याद रखो दोस्तों, इन द केस ऑफ विदाउट स्टॉक्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल इज सेम। याद करो, विदाउट स्टॉक्स वाले में क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल इज सेम। बट विद स्टॉक्स होता क्या, फिनिश गुड्स के कारण विद स्टॉक्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में फर्क पड़ जाता है। याद रखेंगे भाई। और ये करने के बाद मेरे पास आ गई सेल्स, और सेल्स के बाद जो डिफरेंस आता है बच्चा, उसको हम प्रॉफिट या लॉस बोल सकते हैं, और यही हमारा आंसर होता है। पहले एक मिनट सारे बच्चे बताओ बेटा कि क्या ये कहानी क्लियर है। एक मिनट दे रहा हूं, जरा दोनों फॉर्मेट को ना अच्छे से गो थ्रू कर लो।
दोनों फॉर्मेट को बेटा अच्छे से गो थ्रू कर लो एक बार। कोई डाउट आ रहा है मन में, कोई पॉइंट आ रहा है तो पहले क्लेरिफाई कर लो। हाँ जी बच्चा लोग, एनी डाउट्स? अब सुनो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कॉस्ट शीट में कभी नहीं आती। सम्स के अंदर जब आप सम्स करने, देखो आज हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ फॉर्मेट्स कर रहे हैं, ठीक है? आज हम लोग सिर्फ फॉर्मेट्स कर रहे हैं। हम लोग सम्स इसके कल से शुरू करने वाले हैं, बट पहले दिमाग में रखो भैया, कॉस्टिंग में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आती। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आती, समझना हम लोगों ने। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आती? ठीक है, लिखना शुरू करो। आइटम्स नॉट रिकॉर्डेड एज कॉस्ट एंड नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। आपने क्या करना भैया, दिलेर मेहंदी का एक गाना आपने सुना हुआ है, नाना नाना नारे, गाना सुना हुआ है? मैं प्ले नहीं कर सकता भैया, बट आपको प्ले करके बता दूंगा, बड़ा अच्छा फेमस गाना, सुनना जरूर। इस गाने से याद रखना, नाना नाना नारे का मतलब होता है भैया ये चीजें कॉस्ट शीट में नहीं दिखानी। कुछ भी कर लो, ये चीजें कॉस्ट शीट में नहीं दिखानी, कभी भी नहीं दिखानी, ठीक है? कौन कौन सी? नंबर 1, सबसे पहले मेरे साथ साथ नोट करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अच्छा, आप लोग ने वर्ड सुना हुआ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स? दैट मींस वो इनकम्स जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती। जैसे मान लो आपको बिजनेस में से कहीं से रेंट आ जाता है, आपने कोई जगह किराए पे दी हुई है, उससे किराया आ रहा है, कोई इंटरेस्ट आ रहा है, कोई डिविडेंड आ रहा है, जो आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करके बैठे होते हो, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, इसका बिजनेस से कोई रिलेशन है? नहीं। हम लोग कॉस्ट की कैलकुलेशन में या गुड्स के कॉस्ट कैलकुलेशन में इसको कभी नहीं लेते। अच्छा, आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक की क्यों नहीं लेते? क्योंकि इसका गुड्स की कैलकुलेशन में कोई रोल ही नहीं है। गुड्स की प्रोडक्शन में जिसका कोई रोल नहीं है, उसका कॉस्ट शीट में कोई रोल नहीं है। जो चीज गुड्स के प्रोडक्शन में काम नहीं आती भैया, वो हमारी कॉस्ट शीट में नहीं आती। इज दिस क्लियर? ठीक है जी। दूसरा, कोई भी लॉस या प्रॉफिट हो गया कैपिटल नेचर का, जैसे सपोज कर लो तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टमेंट थी, कोई फिक्स्ड एसेट था, बेच दिया। अब मुझे बताओ ढक्कन, तुम्हारा अगर मान लो काम कपड़े का है, तुम कोई फिक्स एसेट या मशीनरी बेच भी रहे हो, तुम्हें लॉस प्रॉफिट हो गया, उससे प्रोडक्शन के साथ कोई तलक है, उसका कोई रिलेशन है? नहीं है ना, इसलिए इसको बेटा रिकॉर्ड ही नहीं करते। याद रखना ये चीजें जानबूझ के, मैं आपको एक सम कराऊंगा कल, आप देखोगे उसमें जानबूझ के ना आपको छेड़ने के लिए उटपटांग आइटम लिखी होती है। इनका ना नीचे नोट देना होता है कि भैया ये फलानी आइटम कॉस्ट शीट में नहीं आती, याद रखना, ठीक है? तो ये सारे बच्चों को दिमाग में रखना कि ये चीजें कॉस्ट शीट में नहीं आती। हाँ जी, 2 नोट हो गई हैं। कौन कौन सी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम और लॉस और प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर कॉस्ट शीट में नहीं आता, ठीक है? बाकी दिलेर जी की बात सुननी है। आप लोग को ये सिंगर का नाम पता है? वैसे सुना हुआ है आप लोग की जनरेशन ने? ठीक है, हमारे टाइम पे भैया बहुत फेमस सिंगर होता था, आजकल तो बच्चे वही सुनते रहते हैं ना, वो क्या नाम है, गुगू मान और हाँ बबू मान और वो किसका औजला, ठीक है, वही सुनते रहते हैं। अच्छा सुनो भैया, अब ध्यान सुनना। तीसरा कौन है? आइटम्स नॉट रिप्रेजेंटिंग एक्चुअल कॉस्ट, 2 बार नहीं लिखना, बट डिपेंडेंट अपॉन आर्बिट्रेरी डिसीजंस एंड पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो एक्चुअली में कॉस्ट होते नहीं है, मैनेजमेंट की अपनी मर्जी है। अच्छा, व्हाट इज दिस आर्बिट्रेरी? दैट मींस मैनेजमेंट की अपनी मर्जी भैया। सपोज कर लो, छोटा सा एग्जांपल, मेरी कंपनी में एमडी है, उसको भाई साहब मैंने अच्छी खासी ज्यादा तनख्वाह दे दी। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
एमडी क्या खुदा की प्रोडक्शन करता है? ढक्कन वैसे भी एमडी की सैलरी प्रोडक्शन में आती नहीं है, वो कौन सा डायरेक्ट लेबर है? मतलब आपका मतलब मुकेश अंबानी खुद जाके फैक्ट्री में काम कर रहा है? नहीं भैया। या नीता अंबानी आ रही है, हेलो मैं काम करूं? नहीं भैया, ऐसा नहीं होता, याद रखना। तो सारे बच्चे याद रखो, एमडी की सैलरी वैसे भी वहां पर नहीं आती है कॉस्ट शीट के अंदर। अच्छा, अब अगर सपोज कर लो तुम नॉर्मल रेट पे डेप्रिसिएशन लगाओ तो वो प्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। मशीन पे तुमने नॉर्मल रेट पे डेप्रिसिएशन लगाई, प्रोडक्शन का पार्ट है। बट तुमने अगर सपोज कर लो एक्सेस डेप्रिसिएशन लगा दी, तुम क्या कर रहे हो बेटा? एक्सेस डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, तो क्या वो प्रोडक्शन का पार्ट होगा? क्या तुम्हारी कॉस्ट शीट में आना चाहिए? नहीं। कहते जो लिमिट्स में लगाते हो वो आता है, कुछ अनरीजनेबल या हाई लगा देते हो वो खर्चे तुम्हारी कॉस्ट शीट में नहीं आते, बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, याद रखिएगा बच्चों। इज दिस क्लियर? ठीक है भैया, तीसरी आइटम क्लियर है सारे बच्चों को? पहले तीसरी नोट कर लो, फिर मैं चौथी समझाता हूं। डन हो गया? चलो फोर्थ समझो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। सर जी ये क्या होता है? मुझे एक बात बताओ भैया, एक कंपनी है, शेयर इशू करती है। कंपनी अगर शेयर लॉन्च करती तो कंपनी क्या दे रही है? डिविडेंड। अब डिविडेंड का प्रोडक्शन से क्या रिलेशन है? अच्छा, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट में क्या सीखते हैं भैया? रिजर्व में ट्रांसफर कर दे। वो सिखाते हैं ना भैया, एक काम कर 20% उठा के रिजर्व में ट्रांसफर कर दे प्रॉफिट का। इसका प्रोडक्शन से क्या रिलेशन है? सो कहने का मतलब ये सब चीजें फाइनेंशियल नेचर की होती है, ये फाइनेंशियल अकाउंट में आती है, कॉस्ट अकाउंट में आती नहीं है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। अच्छा, जो प्रॉफिट बेस्ड आउटफ्लोज होते हैं जैसे इनकम टैक्स, अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। इनकम टैक्स जो होता है ना, वो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। इनकम टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है? सुनो, इनकम टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है? उसने आंखें निकाल दी अपनी, भैया आंखें लगाओ। इनकम टैक्स किसका पार्ट होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है भैया। बात समझ में आ रही सारे बच्चों को? इनकम टैक्स नहीं शो करना। बड़े एक मिनट, कई बार हम वर्कर्स को बोनस देते हैं, बड़े काम की चीज है, बात से सुनना। हम वर्कर्स को क्या देते हैं? बोनस। हम वर्कर को बोलते हैं भैया प्रॉफिट होगा तो बोनस देंगे। अब अगर सपोज कर लो मैं लेबर को बोलता हूं, अपना लेबर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, भाई साहब मैं आपको बोनस तब दूंगा अगर मुझे प्रॉफिट होगा। अब बताओ, वो तो वर्कर को दे रहा हूं मैं। तो ऐसा जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है, जो बोनस पे टू वर्कर्स, वो आता है कॉस्ट शीट में। आई यू अंडरस्टैंडिंग? कंफ्यूज मत करना अपने आप को। बट जो आपके आउटफ्लो बेस्ड होते हैं सिर्फ प्रॉफिट पे, जैसे इनकम टैक्स, वो नहीं आता। इज दिस क्लियर? अच्छा, बोनस भी प्रॉफिट बेस्ड होता है, बट वो आता है एक्सेप्शनल केस, क्योंकि बोनस इज गिवन टू वर्कर्स। ठीक है? अच्छा, मन में आ रहा ना, खत्म कर खत्म कर खत्म कर, आ गया, लो बेटा बस खत्म कर खत्म कर खत्म कर। सुनो, ओ भाई अभी करता हूं खत्म, क्योंकि अगर ये लर्न नहीं करोगे ना भाई, तो ये कल सम ही नहीं होना आपसे। अब सुनो, कोई भी खर्चे, कोई भी खर्चे जो आपकी इनएफिशिएंसी की वजह से होते हैं, जैसे बैड डेब्ट हो गया, तुम्हारा डेटर भाग गया पैसे लेकर। अच्छा, वैसे भी ढक्कन आपको एक बात बताता हूं, बच्चा बोलेगा सर बैड डेब्ट तो लॉस है, दिखाना चाहिए। बैड डेब्ट एक फाइनेंशियल नेचर की आइटम होती है, पीएल में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, कॉस्ट शीट में नहीं आता। तुमने कोई पेनल्टी पे करी, तुमने कोई फाइन पे करा, क्यों? तुमने लॉ फॉलो नहीं करा। तो भाई साहब पेनल्टी पे करी, फाइन पे करा, तुमने कानून के अगेंस्ट जाकर कुछ गलत काम करा, तो क्या वो आएगा? नहीं आएगा। बच्चा याद रखना, ये सब कॉस्ट शीट में नहीं आता। सपोज कर लो अबनॉर्मल वेस्टेज हो गई। क्या मतलब? बचपन में सुनते थे गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट,
ये सब कॉस्ट शीट में नहीं आता। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, भैया हम लोग प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, बनने के बाद उसमें आग लग जाए वो थोड़ी कॉस्ट में आना शुरू हो जाएगा। कल को सपोज कर लो एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने एक फीस रखी कि भैया मैंने बच्चे से इतना नॉमिनल चार्ज करना है, ठीक है। एक चूहा आया मेरी किताबों को कतर गया भैया थोड़ा सा, मैं कहूंगा भैया नुकसान हो गया, एक काम करो फीस बढ़ा दो। अच्छा लगेगा सुन के? नहीं ना, बुरा लगेगा, ठीक है। तो बेटा याद रखना, ऐसे जो अबनॉर्मल वेस्टेज होते हैं ये प्रोडक्शन की कॉस्ट में नहीं आते, कभी भी नहीं आते। तो एक बार आखिरी बार भैया, बैड डेप्ट, पेनल्टी, फाइन्स, अबनॉर्मल वेस्टेज इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। अच्छा, आइटम्स विच में डिस्टॉर्ट कंपैरिजन, डिस्टॉर्ट कंपैरिजन मतलब वो आती ही फाइनेंशियल अकाउंट में है। कौन कौन सी? जैसे इंटरेस्ट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब जो आइटम्स होती हैं ये फाइनेंशियल नेचर की होती है। ये किस में चली जाती है? सिर्फ ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आती है, ये कॉस्ट शीट में नहीं जाती कभी भी। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो भैया फाइनेंशियल नेचर के आइटम्स हैं, ये कभी भी कॉस्ट शीट में नहीं जाती। अच्छा, अब कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो इंप्यूटेड होती है। आप लोगों ने समझा इंप्यूटेड क्या होता है? हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट में क्या करते हैं बेटा, अपने आप को, ओनर को ही इंटरेस्ट दे जाते हैं। बचपन में पार्टनरशिप करा था, मम्मी सिखाती बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता गया है, हम अपने आप को इंटरेस्ट दे जा रहे हैं। बोलते हैं कॉस्ट शीट में इसको कहां इंक्लूड करेगा तू, तूने अपने आप को। अच्छा कल को सपोज कर लो भैया, अब जैसे सपोज कर लो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं कहता हूं भैया मैं अपना काम तो खुद ही कर रहा हूं, मैंने लेबर तो रखा नहीं हुआ, तो मेरे को भी उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। भाई साहब याद रखो, या मुझे भी सैलरी मिलनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं मिलता, ठीक है भाई, मैं तो सेवा में लगा हुआ हूं। हे प्रभु, एनपीओ बदतमीज, फाउंडेशन अच्छी जगह से करी थी, ठीक है। तो सारे बच्चे बेटा याद रखो, ऐसे जो इंप्यूटेड नेचर के आइटम होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन और कैपिटल, हम लोग बेकार में सब प्रॉफिट्स में दिखा के बैठे होते हैं, याद है? अच्छा पीएल में दिखाते थे सारी चीजें, फाइनेंशियल में आती हैं। अब यहीं पे डिफरेंस समझ में आता है कि भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना फर्क है। ये सब चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आती। अच्छा जैसे आपको याद होगा फाइनेंशियल में हम क्या करते थे, गुडविल राइट ऑफ कर दी, वो कॉस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर दिए, ये सब बेटा कॉस्ट में कुछ नहीं होता। तो आप लोग को ना भाई दो चार बातें एक बार याद रखनी है मेरे साथ, कि हमारे पास क्या क्या चीजें कॉस्ट में नहीं आती। एक बार सारे बच्चे मेरे साथ रिवाइज करना, नोट तो हम कर ही रहे हैं, रिवाइज करना बेटा। सबसे पहला नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स लाइक रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह, लॉस ऑफ कैपिटल नेचर, वो सब नहीं आती, ठीक है। लाइक फिक्स्ड एसेट को बेचना, बेटा मनी मन रिवाइज करते जाना। कोई अनरीजनेबल हाई सैलरी या एक्सेस डेप्रिसिएशन, ये भी कॉस्ट शीट में नहीं आती। एनी सॉर्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये कॉस्ट शीट में नहीं, इसको लर्न करना है भाई, लर्न करना है, याद रखना, ये भी कॉस्ट शीट में नहीं आता। कोई प्रॉफिट बेस्ड आउटफ्लोस कॉस्ट शीट में नहीं आते, याद रखना। कोई भी लॉस लाइक बैड डेप्ट, पेनल्टी, फाइन्स, याद रखना, अबनॉर्मल लॉसेस, ये सब कॉस्ट शीट में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई इंटरेस्ट डिस्काउंट अलाउड, ये सब कॉस्ट शीट में नहीं आते। कोई भी आर्बिट्ररी, दैट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा इसका एक और एग्जांपल दोगे, रेंट ऑफ ओन्ड प्रेमिसेस। मैं बोलूं भैया ये बिल्डिंग मेरी है, बट अगर मैंने ये नहीं ली होती तो मैंने इसका किराया पे कर रहा होता, मैं इसका भी रेंट लगाता हूं, कॉस्ट शीट में नहीं आता ये सब। समझ रहे हो सारे बच्चे, ठीक है। और गुडविल राइट ऑफ करना और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना, ये सब कॉस्ट शीट में नहीं आता। इज दिस क्लियर? तो भैया अब हमने करना क्या है, इसको कल तक आपने रिवाइज बिल्कुल नहीं करना, आज घर जाके ही कॉपी फाड़ देनी है। इज दिस क्लियर? चलो, और हमने कल इसके सम करने नहीं, कल में गाना ही गाना है, बिल्कुल बेकार काम है। ढकनो कल इसके क्वेश्चन शुरू, ठीक है। थैंक यू।